जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर 54 स्टार्ट करें। चलो यार एक सवाल करते हैं। होमवर्क में कोई सवाल नहीं दिया था। पास पेपर क्वेश्चन 1 कर लेना। IAS 41 के MCQs में कोई मसला आया हो? नहीं। अच्छा, पास पेपर का क्वेश्चन 1 कर लेना आज। किधर है ये पास पेपर क्वेश्चन 1? पेज नंबर 433। ये वैसे कल भी आप होमवर्क में कर सकते थे, बहरहाल आज कर लेना। ओके, पेज 440 पे 433 कहाँ से आ गया? 440 पे है, पेज 440 पे पास पेपर का क्वेश्चन 1। दैट इज योर होमवर्क। पास पेपर का क्वेश्चन 2 ना इंशाल्लाह मैं कभी जनवरी के एंड या फरवरी में करवाऊंगा, तो इसको भी टच नहीं करना। इसके फाइनल अकाउंट वगैरह पढ़ के ना फिर ये होगा। 2 ही पास पेपर के सवाल हैं इसके। अच्छा आज यार एक सवाल करें आज क्वेश्चन बैंक का, पेज नंबर 433। नहीं, ये तो प्रैक्टिस के हैं, क्वेश्चन बैंक के आगे होंगे। गोहर वाला सवाल है, गोहर वाला एक। हाँ, पेज 443। Gohar Limited, a listed company, is engaged in the chemical, soda ash, polyester, paints and pharma businesses. Results of each business segment for the year ended 31 March 2015 are as follows. Business segments: chemical, soda ash, polyester, paints and pharma. सेल्स आ रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, एसेट्स आ रही हैं, लाइबिलिटीज आ रही हैं। यार हमें ना वो जो प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स ग्रॉस नहीं चाहिए होते हैं, हमें नेट प्रॉफिट चाहिए होता है। तो अब ना हमें, अगर मैं कहूँ खुल खुला के बात करूँ, तो हमें ना एक कॉलम चाहिए प्रॉफिट्स का। कौन सा कॉलम चाहिए? प्रॉफिट्स का। वो कैसे निकलेगा? अगर मैं इसको कहता हूँ A और इसे कहता हूँ B, तो फिर प्रॉफिट निकलेगा A माइनस B। यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे में क्या कर दूं? माइनस कर दूं। अभी इनको छोड़ो ना बीच में, ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? बोलो, नेट प्रॉफिट। तो बताओ यार 1101 माइनस 63। बस समझ आ गई ना? व्हाइट बोर्ड पे ही करते हैं सोल्यूशन में, समझ आ गई? वट एवर इट मे बी। लेकिन ये कॉलम पेपर में डालने की यहाँ जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको दे रहा था कि एक कॉलम और डाला होता तो हमारा काम जरा आसान हो जाता। आपको याद है ना कल के सवालों में प्रॉफिट्स दिए हुए थे, आज उसने प्रॉफिट्स जो है वो, हाँ। अच्छा यार एक बार याद रखना, लाइबिलिटीज की बेस पे ना हमने कोई डिसीजन नहीं लेना, तो इसलिए लाइबिलिटीज को भी मैं इग्नोर करूंगा। जो 10% टेस्ट था ना, वो मुझे अभी तक याद है, 10% एक टोटल सेल पे लगना था, एक 10% टेस्ट लगना था प्रॉफिट्स पे, और एक 10% टेस्ट लगना था एसेट्स पे। तो लाइबिलिटीज पे कोई 10% टेस्ट नहीं लगता। देखो इस तरह तो ना खत्म होने वाली स्टोरी है। स्टैंडर्ड तो जितना मर्जी लंबा कर लो, स्टैंडर्ड वालों ने लाइबिलिटीज पे टेस्ट नहीं मांगा। टेस्ट सिर्फ 3 चीजों में मांगा, 10% टोटल सेल, टोटल सेल, एक्सटर्नल सेल नहीं, 10% ऑफ टोटल सेल या 10% ऑफ प्रॉफिट्स या 10% ऑफ एसेट्स। और एक और टेस्ट एंड पे लगता है, वो होता है 75%। यार कितनी देर हो गई रिकॉर्डिंग शुरू है? मुझे पता होता रहा उसके मुताबिक। कितने? 4 मिनट हो गए हैं, यानी कि इधर 35 मिनट शुरू हुई है। ठीक है, चलो शुरू करो कल की तरह सवाल। हाँ, लाइबिलिटीज को फिलहाल इग्नोर करेंगे। चलें जी। पॉइंट 1 मुझे पढ़ना पड़ेगा, और इंशाल्लाह इस सवाल में ना डिस्क्लोजर बनाने हैं, तो उसके लिए मैं वेट करूंगा कल आप घरों से तैयार होके आए। डिस्क्लोजर कल बनाएंगे, डिस्क्लोजर आज नहीं बनाएंगे। अच्छा, इसमें ना सेल इंक्लूड इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल टू पॉलिएस्टर एंड सोडा एश अमाउंटिंग टू इतने एंड इतने। अच्छा, ये सारा मैं काट रहा हूँ। एट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 30%। ये सारा इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर्स। जी मुझे पहली बात बता दो यार, सेल इंक्लूड आपस की सेल बाय केमिकल टू सेल इंक्लूड। तो मोहतरम आप बता दो
ये टोटल सेल है, एक्सटर्नल सेल है, इंटरनल सेल है? टोटल सेल है। सेल इंक्लूड, सेल में पड़ी है, सेल में पड़ी है, देखना आपस की सेल, केमिकल टू पॉलिएस्टर आपस की सेल, सेल में पड़ी है केमिकल टू सोडा ऐश की सेल। और ये तो ऑब्वियसली यार आपको पता होगा कि केमिकल ने पॉलिएस्टर को चीजें बेची हैं और केमिकल ने सोडा ऐश को चीजें बेची हैं। पॉलिएस्टर बनाने के लिए शायद केमिकल की जरूरत पड़ती है और सोडा ऐश बनाने के लिए शायद केमिकल की जरूरत पड़ती हो, तो इसलिए केमिकल इन्होंने अंदर से ले लिया। तो केमिकल सेलर है, बायर कौन है? पॉलिएस्टर। और केमिकल सेलर है और बायर कौन है? सोडा ऐश। केमिकल की सेल में शामिल हैं, इस 1790 में मसला सिर्फ केमिकल की सेल में शामिल हैं सेल 2 एंड सेल 2 सोडा। इस 1790 के अंदर सेल 2 पॉलिएस्टर पड़ी हुई है यार। लेकिन ना अब इस एंगल से ना सोचना कि इनकी परचेजेस में भी मसला होगा, और वे परचेजेस तो हमारे दीन ही नहीं, परचेजेस का हमें काम ही नहीं, परचेजेस को नहीं छेड़ना आपने, बस सेल को। क्लियर? चलें जी, आप बता दें सेल कितनी है केमिकल की? 1790। उसमें किस किस की सेल पड़ी हुई है? पॉलिएस्टर की और सोडा ऐश की। इंशाल्लाह अभी इसको सेट कर लेते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं अभी, लेकिन ये डिसीजन दे दो, सेल इंक्लूड आपस की सेल से एक बात पक्की हो गई है कि ये टोटल सेल है। ये पेपर में बात लिखनी बड़ी जरूरी है ताकि हमें समझ आ जाए, ये टोटल सेल है। चलें जी शुरू करें। पहले क्या करना है यार, आंसर में जगह छोड़ देनी है कि रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन से हैं। मैं आपको बरमला ये बात कह रहा हूं कि मैं आपको 10 मिनट ज़ाया करने लगा हूं, वो सारा काम जो कल किया था वो कर रहा हूं। हालांकि 2 सवाल रिवीजन के तौर पे कर लिए थे, तीसरा सवाल कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी। वर्किंग 1 प्रैक्टिस करें बस। वर्किंग 1 जी, कौन कौन से कॉलम डालते थे यार हम, किसी को याद हो? एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट लॉस या एसेट्स, बस लायबिलिटीज वगैरह नहीं। बताओ जी कौन कौन से कॉलम? एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, इंटर सेगमेंट सेल भी होती है ये इंटरनल सेल। अच्छा आगे कौन सी सेल? टोटल सेल। आगे प्रॉफिट या लॉस और एसेट्स, बस खत्म। चलें जी, उनके नाम बता दें। केमिकल, सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, आगे पेंट्स और फार्मा और टोटल। क्लियर? चलें जी लेट्स स्टार्ट। अच्छा वो उसमें पढ़े, ये कौन सी सेल है? टोटल सेल। टोटल सेल है ना ये, तो फिर नीचे वाली लाइनें भी रहने दो, जरा नीचे वाली लाइनें भी रहने दो, पहले टोटल सेल लिख लो, गलत ना लिखवाना कोई चीज। 1790 216 देख फिर उधर से 227 247 252 टोटल रहने दो अभी 252। क्या ये आ गई जी टोटल सेल, ये आ गई हमारी टोटल सेल। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एक्सटर्नल और इंटरनल अलग अलग। ठीक है, तो आगे जाने से पहले एक्सटर्नल इंटरनल अलग अलग कर लेते हैं। केमिकल की सेल में आपस की सेल शामिल है जो इसने पॉलिएस्टर और सोडा को की 28 और 10। 28 और 10 कितने मिलियन होता है? 38 मिलियन। अब आपको सोडा ऐश पॉलिएस्टर को छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उनकी परचेजेस में गई हुई है, उनकी परचेजेस वगैरह छोड़े, बस सिर्फ केमिकल की सेल में मसला है। केमिकल की सेल में मसला है और हम इधर परचेजेस से नहीं खेल रहे, सेल से खेल रहे हैं। केमिकल की परचेज में सेल में मसला है, तो सेल में कितना मसला है? 38। क्या मैं इधर लाइन लगा सकता हूं? कोई आप मुझे बता सकते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल को जमा करें तो टोटल आएगी? तो आपको अकाउंटिंग का एक रूल पता होगा कि इधर मैं लिख दूं 3 और इधर लिख दूं 5, तो इधर 2 + 3 5 आएगा।
तो इसका मतलब है अगर मैं 5 से 2 पे पहुंचना चाहूं तो 5 माइनस 3 2 आएगा, तो 1790 माइनस 38 1752, ये बैलेंसिंग निकली है 1752, और ये टोटल क्वेश्चन में गिवन थी, एक्सटर्नल बैलेंसिंग निकल आई है। बाकी डिपार्टमेंट्स में ये मसला नहीं। ओके नेक्स्ट जी, आगे चलें। और किसी की इंटरनल सेल आपस की? चलें जी, क्या जवाब आ रहा है? टोटल एक्सटर्नल में तो वही जवाब आएगा, 216, 216, 227, 247 और 250। टोटल करने की भी जरूरत नहीं, छोड़ो परे। अच्छा प्रॉफिट्स चाहिए यार, एक ना मैं लाइन छोड़ रहा हूँ, एक लाइन खाली छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं प्रॉफिट्स निकाल लूं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 11, खर्चे 63, 1101 माइनस 63, 1038। ये ना पेपर में इस तरह छोटी सी वर्किंग नीचे करते रहना जी। ग्रॉस प्रॉफिट बोले 117 माइनस 57, 60। एक बार देख लो इधर से कैसे आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करें तो नेट प्रॉफिट आ जाएंगे जी। आगे बोले माइनस 23 जी, आगे बोले 26 minus 16 कितना? 26 हाँ 16 हाँ जी, 10 आगे 31 minus 12 हाँ जी, 19 31 minus 12 19 19 होगा जी सर होगा। आगे चलें जी। 637 एसेट्स वो तो गिवन है 637 444 115 127 132 चलें जी, आगे चलें। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से कुछ मिटा दूं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। And that is this one, ये तो बस यहां तक पहुंचने का तरीका था ना, जैसे क्रीम गाड़ी के ऊपर आप आते हो, इधर क्रीम गाड़ी को रवाना कर देते हो, वो यहाँ तक पहुंच गए, बस अब हमें क्या उससे, तो ये जो फिगर्स थी इनसे अब हमें क्या करना, हमने यहाँ तक पहुंचना था। अब मोहतरम मुझे ब्लू मार्कर था, रेड मार्कर था, पहले यूज किया था, पहले रेड मार्कर यूज किया था, अब मुझे नहीं पता कौन सा किया था, बहरहाल पहले रेड मार्कर यूज किया था। रेड मार्कर अगर आपने पहले यूज करे ना तो 3 स्टार लगाएंगे, वर्किंग 2 के लिए 3 स्टार, और जब वर्किंग 3 कराऊंगा ना तो फिर 1 स्टार लगेगा। तो अभी वर्किंग 2 के लिए 3 स्टार लगवा दें, कहाँ कहाँ लगवाने हैं? 1 स्टार लगेगा टोटल सेल पे, वो भी निकालना है हमने, टोटल प्रॉफिट ही निकलेगा। इधर प्रॉफिट्स और लॉसेस में से हायर के चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत, आज तो प्रॉफिट्स ही काफी हैं जी, प्रॉफिट्स को ही जमा कर लेंगे। और साथ तो कल जो स्टार नीचे लगा हुआ था आज वो ऊपर आ गया है, वो क्या सितारा होगा जो नीचे से ऊपर। अच्छा जी, तो आप मोहतरम टोटल कर ले, शुरू से शुरू करें, एक्सटर्नल का टोटल मारो 2694, इसका 38 जी, 2732। नेक्स्ट इन सबका टोटल मारे 1152। आगे इसको आपने क्लोज करना, उसका क्लोज कर दो, टोटल सेल है ना, आगे कहीं यूज नहीं होनी। बहरहाल 1455 डन।
अच्छा, यहां तक कर ले नोट। चलो जी आगे, काम खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ तक वर्किंग 2 अब जल्दी से हो जाएगी। वर्किंग 2 का नाम 10% टेस्ट, किस किस के ऊपर? 10% ऑफ टोटल सेल जी, 10% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल कितनी है? 273, यानी ये 3 स्टार वाली फिगर्स अब आगे लेके जानी है। 2732 कितनी आ गई? 273.2। क्लियर? आगे चले। 10% ऑफ 1152, 10% ऑफ किसका? प्रॉफिट्स का। 10% ऑफ 1152 और 10% ऑफ एसेट्स जी 145.5। चलें, अब ना वो, अब ये 1 2 3 4 5, यार अब ये पांचों यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो छोड़े फिर, अब तो बड़े हो गए हैं। अब आप देख लें, अब बच्चों वाला काम, तीसरी चौथी क्लास वाला, 273 से बड़ी फिगर्स आइडेंटिफाई कर लें। 273 से बड़ी फिगर्स, एक कोई भी नहीं है, चलो ठीक है फिर, खाली ये केमिकल। तो क्या केमिकल एक बड़ा डिपार्टमेंट है हमारा? क्या मैं कह सकता हूँ केमिकल अच्छा खासा सेल कर रहा है, अच्छी खासी सेल कर रहा है? तो ये यूजर को बता दें फिर केमिकल्स के बारे में। आगे चलें, रिपोर्टेबल है ये केमिकल। अच्छा, प्रॉफिट्स कितने हैं जी? 1.2 115, ये तो काफी बड़ा है केमिकल। अगेन सिर्फ कौन सा आइडेंटिफाई हुआ? केमिकल्स। दोबारा लिख लें केमिकल, हालांकि वैसे ऊपर आइडेंटिफाई हो गया था, लेकिन फिर भी लिखें केमिकल्स। आगे चलें। टोटल एसेट्स कितने हैं जी? 145। तो 145 से ज्यादा 1 2 और बस, केमिकल और सोडा ऐश। केमिकल, सोडा ऐश। क्लियर? बात यहां पे रुकेगी नहीं जी, आगे चलेगी बात। वर्किंग नंबर 3, 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट। क्लियर? या जो वर्किंग 3 है ना, एक बात याद रखना, वर्किंग 3 में आपकी आंखें ना यहाँ होनी चाहिए, एक्सटर्नल सेल। ये आंख आपने देखनी है मेरी, एक्सटर्नल सेल बस। इनके अलावा एक फिगर भी आपने नहीं देखनी, ना इंटरनल ना टोटल, एक्सटर्नल सेल। ओके, अब सिर्फ मेरे लिए ये वाला कॉलम रेलेवेंट है, लेकिन आप इसको छोड़ो यार, 75% टेस्ट को छोड़ो, मुझे एक्सटर्नल सेल बताओ किस किस की? केमिकल की और सोडा ऐश की। हाँ बस, केमिकल की और सोडा ऐश की एक्सटर्नल सेल बताओ। केमिकल की एक्सटर्नल सेल, केमिकल की एक्सटर्नल सेल 1752, सोडा ऐश की एक्सटर्नल सेल 216, टोटल 1968। अच्छा जी, अब इस टेस्ट का नाम बताएं। 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट, इसका 75% आपने लेना है। तो लेट्स 75% इसका नहीं लेना, टेस्ट लगाना है 75%। 1968 को पकड़ें, और ये जो मैंने ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया ना 2695, यानी देखो ना, देखना इधर, ये वाली सेल और ये वाली सेल इस टोटल का कितने फीसद बन रही है, ये देखना है बस। ये दोनों सेल्स इस टोटल सेल का कितने फीसद बन रही है। टोटल सेल कितनी है? टोटल सेल से मुराद मेरी टोटल सेल नहीं है, टोटल सेल से मुराद एक्सटर्नल सेल का टोटल है 2694 जी इंटू 100,
सब्र करना पड़ेगा, यानी थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि शुक्र कर रिलैक्स हो जाए, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें, एक और डालें, कोई तीसरा डलवा दें यार, कोई तीसरा ऐसा डलवा दें जिसकी एक्सटर्नल सेल बाकी जो बच गए हैं उनमें सबसे ज्यादा हो। तो इनको तो छुपा दें। अब ये तीनों देखें, 227, 247, 252, इन तीनों में से सबसे ज्यादा सेल किसकी है? तो फार्मा डाल के ट्राई करते हैं, लग रहा है 75% में पहुंच जाए। 75% पे पहुंचाने की कोशिश करनी है। फार्मा कितना है? 252। किस में डालूं, ऐड करूं? 1968 में, 1968 में 222 अगर मैं इसमें डालूं तो जरा ये देखो ना यार, साइड पे साथ साथ चेकिंग तो करनी है ना। ये तो टोटल चल रही है, साइड पे टच चेकिंग मारे, डिवाइडेड बाय 2694 इनटू इज इक्वल टू 82%। अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खत्म। अब बता दें, एक और सेगमेंट आइडेंटिफाई हो गया जिसको रिपोर्टेबल करना है। किसको? ताके 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 ताकि कम से कम हमारी 75% सेल तो लोगों को पता चले ना। हमारी 75% सेल ही अगर लोगों को पता ना चले तो हमने खाक डिस्क्लोजर बनाने हैं, खाक में उड़ गए। अच्छा बनाएं जी, और बोलो रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। चलें जी बताएं, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन सा? नंबर 1 केमिकल, सोडा ऐश और फार्मा। यार ये होमवर्क के सवाल में ना एक मसला आएगा, होमवर्क के सवाल में ना हद होगी यार, हमने 22-23 मिनट लगा दिए हैं, तो रिवीजन करनी थी हमने सिर्फ। अच्छा होमवर्क के सवाल में एक मसला आएगा, होमवर्क के सवाल में ना उसने रीजंस मांगे हुए हैं कि रीजंस क्या हैं, इनको आपने क्यों बनाया रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो मुझे रीजंस बताना शुरू करो। रीजंस में ना तीनों के अलग अलग लिख देता हूँ आपको। केमिकल की रीजन बताओ, केमिकल को क्यों बनाया, बताओ ना। 10% सेल का टेस्ट जो है, टोटल सेल का टेस्ट, ये 10% टोटल सेल की वजह से, 10% टोटल सेल का टेस्ट इसकी रीजन है। और क्या रीजन है? 10% प्रॉफिट वाला टेस्ट भी इस पे लग रहा है। रीजंस बता रहा हूं। 10% वैसे तो एक टेस्ट में भी ना ये बन जाए तो वही काफी होता है कि एक टेस्ट में भी केमिकल आ जाए। जैसे सोडा ऐश सिर्फ एक ही दफा आया, फिर भी हम इसे रिपोर्ट इस काबिल बना रहे हैं, इसको रिपोर्ट करना है। और केमिकल की एक और वजह भी थी कि केमिकल के एसेट्स भी थे और केमिकल का प्रॉफिट भी था। 10% प्रॉफिट टेस्ट और 10% एसेट टेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार केमिकल को क्यों बनाया है, क्यों केमिकल को क्यों बनाया है केमिकल को, आप कहेंगे केमिकल को इसलिए बनाया है कि उसकी सेल 10% ऑफ सेल से ज्यादा है, उसके प्रॉफिट्स भी 10% से ज्यादा हैं, उसके एसेट्स भी अच्छे खासे हैं। सोडा ऐश को क्यों बनाया है? सोडा ऐश को बनाने की वजह यह है कि उसके एसेट्स अच्छे खासे हैं। उस पर कौन सा टेस्ट लगा है? 10% एसेट टेस्ट। ठीक है, रीजन समझ आ रही है? रीजन तो यहां अगर आप साथ साथ लिखते रहे तो रीजन तो समझ आ जाएंगे। फिर पॉलिएस्टर को क्यों बना दिया? उसके सारे 10% टेस्ट फेल थे, 10% टेस्ट तो फेल थे, क्यों बना दिया? पॉलिएस्टर नहीं, फार्मा को क्यों बना दिया? 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट की वजह से। 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट। भाई ये रीजन है हल्की फुल्की, अगर मांग ले। पास पेपर के क्वेश्चन 1 में उसने मांगी हुई है। लास्ट क्लास में हमने ये बात नहीं की थी, हो सकती थी। चलें जी, अब आप बता दें कि केमिकल किस वजह से रिपोर्टेबल बना। माशाल्लाह इसकी सेल भी ज्यादा थी, इसके प्रॉफिट भी ज्यादा थे, इसके एसेट भी ज्यादा थे। ये सादा सी बात हो गई जो हमने ऊपर लिख दी। अबे सोडा ऐश क्यों बना रिपोर्टेबल? यार उसकी सेल और प्रॉफिट तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसके एसेट अच्छे खासे ज्यादा थे, ये रीजन है। और फार्मा क्यों बना? ना उसकी सेल ज्यादा थी, ना प्रॉफिट ज्यादा थे, ना एसेट ज्यादा थे। वो 75% टेस्ट ओवरऑल डाला तो उसके अंदर वो जकड़ा गया।
लो जी, सवाल की पहली रिक्वायरमेंट खत्म हो गया, लाओ इधर। डन। डिटरमिन द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ऑफ गोल्ड लिमिटेड। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, दूसरी इंशाल्लाह कल बनानी है, लेकिन दूसरी ना मैं शुरू कर दूंगा थोड़ी सी। शो दीज रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, रिकॉन्सिलेशन कल बनाएंगे, लेकिन आज शो करेंगे हम यूजर्स को, तो ये इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे नोट में। तो नोट का थोड़ा सा हिस्सा बनाएंगे। अब ना एक इस सवाल को मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और पॉज करके थोड़ा थ्योरी की तरफ स्विच कर रहा हूँ। तो लेट अस कम ऑन थ्योरी। व्हाइट बोर्ड पे सारा खुला हुआ है। थ्योरी में आ जाए जी। सेगमेंट रिपोर्टिंग, पहला सफा, पेज नंबर 427। सारी बातें आपने ऑलमोस्ट पढ़ी हुई हैं। ले जी, ये दो नई बातें आपके लिए कि सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटिटी। सेगमेंट रिपोर्टिंग पेज नंबर कौन सा है? 427। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटिटी हुज डेट और इक्विटी इज लिस्टेड ऑन पब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट। पाकिस्तान में कौन सी है पब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट? स्टॉक एक्सचेंज। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटिटी हुज डेट और इक्विटी इज लिस्टेड ऑन अ पब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट। सर ये शेयर्स तो सुना था सिक्योरिटी मार्केट में जाते हैं, ये डेट भी सिक्योरिटीज मार्केट में जाता है। भाई सब्र कर लो, एक स्टैंडर्ड हमारा IFRS 9 आएगा, उसमें इसकी बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं। फिलहाल आप इस बात को रट्टा नहीं मारना, जहन में रख लो, क्योंकि स्टैंडर्ड में पैरा 2 में दी होगी। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटिटी हुज वाली तो तुक नहीं बनेगी ना, ये एंटिटीज डेट तो कटेगा ना, तो डुप्लीकेशन हो गई है। आप पढ़ो। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटिटी हु आर इन प्रोसेस, समझ लो, who are in process of becoming quoted। क्लियर? तो बता दें जी सेगमेंट रिपोर्टिंग किन किन के लिए करनी है। नंबर 1 इधर लिखा रहने दो, एंटिटी ऊपर हुज से मिला के ना पढ़ो, बात आसान सी है, छोड़ो। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को लिस्ट करा चुके हैं उन पे भी ये स्टैंडर्ड लगेगा, जो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करवाने जा रहे हैं उन पे भी ये स्टैंडर्ड लगेगा। क्लियर? अजीब सी बात, मिठाई बांटी जा रही थी, आवाज लगी शादीशुदा लड़के आ जाएं, मिठाई बांटी जा रही है, शादीशुदा लड़के भागे भागे गए, आ जाओ भी मिठाई बांटी जा रही है। अच्छा चलो वो भी आ जाओ जिनकी 1-2 महीने में शादी होनी है, आ जाओ, वो भी आ जाओ। हु आर इन द प्रोसेस ऑफ, जिनकी होने वाली है वो भी आ जाओ, वो भी आ गए। और कुछ आ गए कि हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं, घर वालों ने अभी तक कोई लिफ्ट नहीं कराई, कोई 3-4 साल तक हमें तो नहीं नजर आ रहा, तुम भागो। तो आप बता दें वो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी हैं, वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी हैं उन पे भी स्टैंडर्ड लगना है। जो लिस्ट होने, समझ आ गया आप कॉन्सेप्ट? जो लिस्ट होने जा रही हैं उन पे भी लगना है, और जो लिस्ट हुई नहीं हुई और ना जाने का प्रोग्राम है अभी कोई, उन पे ये स्टैंडर्ड नहीं लगना। तो अब मैं आपसे, ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी है उस पर स्टैंडर्ड लगना है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं प्राइवेट कंपनी पे स्टैंडर्ड लगना? क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में ना लिस्ट हुई है ना लिस्ट होने जा रही है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी है जो ना स्टॉक एक्सचेंज गई है ना जा रही है, पब्लिक है, हाँ कभी 4-5 साल बाद जा सकती है, उस पे भी नहीं लगना ये स्टैंडर्ड। यानी उनको ना जरूरी नहीं है सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड लगाना। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड बात यह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को लगाना होता है जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टिंग करवाई हुई है। जैसे हमने वो पैकेजेस का देखा था, पैकेजेस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ना, इस वजह से उन्होंने स्टैंडर्ड लगाया हुआ था। अच्छा ये बात तो एक अलग होगी, अगली बात गौर से सुनना। कई दफा ना ऐसा होता है, ये तो एक सिंगल कंपनी की बात कर रहा था, कई दफा ऐसा होता है एक पेरेंट होता है, ये हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे, एक पेरेंट होते हैं, फिर आगे उसकी छोटी छोटी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं। ऐसी सूरत में सबको अपने अकाउंट्स के अंदर सेगमेंट रिपोर्टिंग बनाना जरूरी है? नहीं। ऐसी सूरत में अगर एक पेरेंट है, उसकी छोटी छोटी कंपनीज हैं, तो उसने क्या करना है, सिर्फ जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना उसमें ये बनाना है, बाकी हमें नहीं बनाना। तो ये बात कहां समझ आएगी जरा? कंसोलिडेशन में। लेकिन अगर एक बोलो अगर एक बंदा अकेला रह रहा है, ऐसी मिसाल दे रहा हूं, अगर बंदा अकेला रह रहा है तो उसकी खैर है, अगर अब्बू हैं उनके बच्चे हैं तो अब्बू काम कर ले तो बच्चों की तरफ से काफी है। सिमिलरली अगर एक बड़ी कंपनी है, उस बड़ी कंपनी की छोटी छोटी कंपनीज कहीं हैं,
तो वो बड़ी कंपनी ही बना ले तो काफी है। लेकिन अगर कोई कंपनी है ही अकेली और स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवा लिया, वो तो बना ले, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर बड़ी कंपनी और साथ उसके छोटी छोटी कंपनीज भी हैं, फिर सारे ये स्टैंडर्ड लगाएं या बड़ी कंपनी लगा ले अपने अकाउंट, इनको ग्रुप अकाउंट्स कहते हैं। इन ग्रुप अकाउंट्स ओनली कंसोलिडेटेड सेगमेंटल इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी शोन। यार इसी वजह से ना ये जो पैकेजेस है इसमें ये जो सेगमेंटल इंफॉर्मेशन कल मैंने आपको दिखाई थी ना अजीब सी, ये सेगमेंटल इंफॉर्मेशन आ रही है कोई पेज नंबर 253 पे। तो एक मजे की बात सुन लो, इसमें पहले 100-150 सफ़े इसके अपने अकाउंट्स थे और 100-150 सफ़ों के बाद नीचे कहीं जाके इसके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं। कंसोलिडेटेड का मतलब है ऐसे अकाउंट्स जिनमें सारी कंपनीज इकट्ठी हुई हुई हैं। तो ये बात यार छोड़ो परे, फिर ये कंसोलिडेशन में करेंगे, इन चक्रों में हम पड़ गए। अच्छा बहरहाल चलें IFRS 8 के बारे में तो बता दें। अगर एक कंपनी की काफ़ी सारी कंपनीज हों तो फिर वो बड़ी कंपनी अपने ग्रुप अकाउंट्स में या IFRS 8 लगाएगी। हर जगह IFRS 8 लगाना ज़रूरी नहीं है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स किधर है IFRS 8 जरा ढूंढना। ओहो सॉरी, मिल रहा? हो नहीं सकता कि ना हो ये। अच्छा यार ये ना गोरमे बेकरी है, गोरमे बेकरी। जो हजरात इधर लाहौर में रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा गोरमे बेकर्स का। तो गोरमे बेकरी जो है ना, बेकरीज और रेस्टोरेंट्स भी हैं उनके। गोरमे फर्नीचर की दुकान भी खुल गई हुई है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से को पता होगा। गोरमे की कैटरिंग भी चल रही है, फंक्शंस अरेंज करते हैं। गोरमे का मैगजीन भी मिलता है और गोरमे की फार्मास्यूटिकल काम भी शुरू हो गया है, दवाइयाँ बेचने वाला। इसके अलावा कोई गोरमे का हेड ऑफिस अलग होगा बेकरी से, और कोई R&D डिपार्टमेंट भी हो सकता है जहाँ साइंसदान हो। क्लियर? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं और कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट्स नहीं हैं। तो मोहतरम, ऑपरेटिंग सेगमेंट वो होता है जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। प्रॉफिट्स कमा रहा हो, पहली बात प्रॉफिट्स कमा रहा हो। दूसरी बात, इसकी इंफॉर्मेशन आप अपने CEO के सामने पेश करते हो कि फर्नीचर का कितना प्रॉफिट आया है, बेकरी का कितना प्रॉफिट आया है। इसकी इंफॉर्मेशन आप अपने CEO के सामने पेश करते हो। और तीसरी चीज़, इनके रिकॉर्ड्स आप अलग अलग रखते हो। इनके रिकॉर्ड्स आप अलग अलग रखते हो। ये कॉन्सेप्ट है बेकरी एंड रेस्टोरेंट, मैंने इकट्ठा क्यों लिखा है ये फिर किसी दिन बताऊंगा, छोड़ो अभी बेकरी ध्यान में रखो। इनके रिकॉर्ड्स आप अलग अलग रखते हो। जाहिर बात है, आपने एक टी अकाउंट खोला होगा जिसमें बेकरी की सेल डाल देते होगे, फिर एक टी अकाउंट खोला होगा उसमें फर्नीचर की सेल डाल देते होगे, वरना तो डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल होती होगी। तो बता दें ऑपरेटिंग सेगमेंट को क्या होता है, जिसमें कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हो। जो प्रॉफिट कमाता हो, नंबर 2 जिसके CEO के सामने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है, उससे बताई जाती हो। और तीसरी बात, डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि CEO डिसीजन ले। और CEO डिसीजन क्यों लेता है? ताकि उससे पता चले कितनी रिसोर्सेज इसको एलोकेट करनी है, कितने बंदे इधर भेजने हैं, कितने बंदे इधर भेजने हैं। और तीसरी बात, उसके टी अकाउंट्स वगैरह ना अकाउंटिंग में अलग रखे जाते हैं। तो ये तो दोनों चीज़ें ना जो मैंने अंदर से रंग नहीं भरा हुआ, कि मैं जानबूझ के इन दोनों में रंग नहीं भरा हुआ, इन दोनों को ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कह सकते। अब आप कहोगे क्यों, ये प्रॉफिट से नहीं कमाते? हेड ऑफिस प्रॉफिट तो नहीं कमाता। हेड ऑफिस तो एक एलिफेंट होता है जो कि खर्चा सिर्फ करा रहा होता है हमारा, और कुछ भी नहीं होता। और R&D डिपार्टमेंट भी रेवेन्यू नहीं कमाता। हाँ, ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर R&D से हेल्प ले लेते हैं, लेकिन R&D डिपार्टमेंट खुद तो रेवेन्यू नहीं कमाता ना। तो इसलिए ये दोनों फेल हो गए, हेड ऑफिस भी फेल हो गया और R&D डिपार्टमेंट भी फेल हो गया। क्लियर? लेकिन एक छोटी सी बात और सुन लो, एक कॉन्सेप्ट आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट। रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया,
मैंने यहाँ लिखा नहीं, मिसाल के तौर पे जगह खाली छोड़ी हुई है मिसाल देने के लिए। रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया, अभी दुकान वगैरह प्रॉपर्टी का दफ्तर वगैरह खोल लिए, सेल परचेज शुरू नहीं की, प्रॉफिट्स कमाने शुरू कर दिए या कमाएंगे, उसको भी ऑपरेटिंग सेगमेंट कहेंगे। हालांकि अभी प्रॉफिट्स कमाने शुरू नहीं किए, लेकिन कमाएंगे तो सही ना। लेकिन आपको पता है ये दोनों तो कभी भी नहीं कमाएंगे, ये दोनों तो कमा ही नहीं सकते, प्रॉफिट इनका मकसद नहीं। तो अगर कोई स्टार्टअप ऑपरेशंस है, समझ आइए, स्टार्टअप ऑपरेशंस, अगर कोई स्टार्टअप ऑपरेशंस है जिनसे प्रॉफिट कमाना है इंशाल्लाह, और उन पे भी काम शुरू हो गया, तो उनको भी आज के बाद हम कह सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कह सकते हैं। चलो जी, ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? दिस इज ये बातें याद नहीं रखनी, पैरा 5 है स्टैंडर्ड पर। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट मीट्स ऑल ऑफ द 3 क्राइटेरिया। नंबर 1, इट एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम व्हिच इट मे अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंसेस। मैंने इसकी जगह आपके लिए प्रॉफिट का लफ्ज बोल दिया था। इट मे इनकर अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। अच्छा, मेरी बात सुनो 1 मिनट। फर्नीचर कहते हैं मैं एक्सटर्नल सेल करता ही नहीं, मैं एक्सटर्नल सेल करता ही नहीं। मैं बेकरी को फर्नीचर बेचता हूं, मैं कैटरिंग को फर्नीचर बेचता हूं, मैं मैगजीन जहां बनते हैं उनको थोड़ा फर्नीचर दे देता हूं, और फार्मास्यूटिकल का फर्नीचर मैं बेचता हूं। ये कहते हैं मैं एक्सटर्नल सेल करता ही नहीं। इज इट ऑपरेटिंग सेगमेंट? बताएं एमसीक्यू है, इज इट ऑपरेटिंग सेगमेंट? यस, इट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट। व्हाई? बिकॉज रेवेन्यू से मुराद ये नहीं कि बाहर के लोगों से कमाए, रेवेन्यू अंदर का भी हो सकता है, इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द अ स्टार्टअप ऑपरेशन नॉट येट अर्निंग रेवेन्यू मे बी एन। ये बात समझ आ गई? रियल एस्टेट जैसे मैंने मिसाल दी, तो उर्दू में लिख लें, गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट शुरू करना है, मिसाल ना याद रह जाती है, वरना ये सिंगल लाइन इस तरह भूल जाती है। अच्छा जी, दूसरी शर्त क्या है? इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय एंटिटीज चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। ये चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर कौन होता है यार? ये ना हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होते हैं। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मे बी सीईओ, मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो आर रेगुलरली रिव्यूड बाय सीओडीएम। बोलो, इट्स रिजल्ट्स, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर दो, रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। आर रेगुलरली रिव्यूड बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। यानी जब भी सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह बैठते हैं तो मंगवाते हैं, यार ले आओ भाई बेकरी का कितना प्रॉफिट आ रहा है, ले आओ भाई कैटरिंग का कितना प्रॉफिट आ रहा है। अबाउट रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड, डिसीजन कौन से लेते हैं फिर? किसको कितना रिसोर्स एलोकेट करना है और उनकी परफॉर्मेंस। अच्छा, आखिरी बात क्या है? पॉइंट 3, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या मतलब है इसका? मैंने उर्दू में लिखा, या आगे मतलब लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आगे मतलब लिखा हुआ है। सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तीनों के टी अकाउंट अलग अलग बनते होंगे, इकट्ठे बनते होंगे? अलग अलग बनते होंगे। चलें जी, 5 सेकंड ले लें, ये बना लें। तो हेड ऑफिस और R&D मोहतरम क्या नहीं है? तस्वीर लेनी है, चलो मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। हेड ऑफिस और R&D are not operating segments. ऑपरेटिंग, साथ साथ नोट करते हैं, सुनते रहे मेरी बातें। ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने के लिए 3 शराइत हैं। इनकर रेवेन्यू, अर्न रेवेन्यू, इनकर एक्सपेंसेस, पहली शर्त। दूसरी शर्त, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर इनको रेगुलरली रिव्यू करता हो फॉर पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ताकि रिसोर्सेज एलोकेट कर सके। और तीसरी शर्त, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबकी अवेलेबल है। यानी अगर मैं सादा ज़बान में बात करूँ, सबके टी अकाउंट अलग अलग बन रहे हैं। तो इस बुनियाद पे हेड ऑफिस और R&D को मैं किसकी डेफिनेशन से बाहर निकाल दूंगा? वो डब्बा ही हमारा टूट गया यार। चलो, क्रॉस, ये दो क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। अच्छा, एक मजे की बात सुनो, चलो वो मैं बाद में करता हूँ, और आगे बढ़ लो यार। नोट, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स और अदर डिपार्टमेंट्स लिख लो ना, R&D, कॉर्पोरेट हेड ऑफिस एंड अदर डिपार्टमेंट डू नॉट अर्न रेवेन्यू आर नॉट ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। ब्रैकेट वाली बात का मतलब बताओ। ओनली इंसिडेंटल रेवेन्यू। इंसिडेंटल रेवेन्यू सुन लो क्या होता है? हेड ऑफिस के अंदर कोई जनरेटर था, वो बेच दिया आपने, तो रेवेन्यू तो इसको नहीं कहते आप लोग, अदर इनकम ही कहते हैं, लेकिन इंसिडेंटल हादसाती तौर पे रेवेन्यू आ जाता है, कोई मसला नहीं।
कोई हेड ऑफिस ने किसी के खिलाफ कोई केस कर दिया तो केस जीत गया हेड ऑफिस के पास 2 लाख रुपए आ गया, 2 करोड़ रुपए आ गया केस जीतने पे, वो रेवेन्यू नहीं है, वो रेवेन्यू तो है, इंसिडेंटल रेवेन्यू है। जैसे लिख लो फिक्स्ड एसेट वगैरह बेच दिया हेड ऑफिस ने, लिखा करो ना इंसिडेंटल रेवेन्यू, फिक्स्ड एसेट हेड ऑफिस ने बेच दिए, तो ये फिक्स्ड एसेट हेड ऑफिस ने बेच दिया तो बोलो ये क्या है, ये इनका रेवेन्यू नहीं है, इंसिडेंटल रेवेन्यू, हादसाती रेवेन्यू आ गया, आ जाता है वो कभी कभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेवेन्यू आज आ गया फिक्स्ड एसेट बेच के तो आप इसे ऑपरेटिंग सेगमेंट कहने लग जाओगे। अच्छा यार ये तो वो पिछले सेशन वाली मैंने खोली हुई है किताब, वापस आ जाए। चलें जी आगे, यार ये भी ना छोड़ दो, एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट्स, एग्रीगेशन। अब अगला सवाल है कि फार्मा, कैटरिंग, फर्नीचर, बेकरी, इनमें से रिपोर्टेबल कौन से हैं? किधर है? अच्छा पहला सवाल क्या था, अबे इनमें से ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन से हैं? क्लियर? तो ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन से हैं जिनमें कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। अगला सवाल बता दें क्या है, अगला सवाल ये है कि इनमें से रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग कौन से हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मा, मैगजीन, कैटरिंग, फर्नीचर और बेकरी को लिखना पड़ेगा वर्किंग 1 में गवर्नमेंट के लिए। इनको हेड ऑफिस नहीं डालूंगा इधर, अब रिकॉन्सिलिएशन की बेस बना रहा हूं, कल मैंने रिकॉन्सिलिएशन करवानी है, हेड ऑफिस नहीं डालूंगा इधर क्या डालूंगा? जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं सारे डाल दूंगा, क्या फर्नीचर क्या वो, लेकिन हेड ऑफिस और R&D नहीं डालूंगा यहाँ पे वर्किंग 1 में। जब ये डाल दूंगा वर्किंग 1 में, चल बेकरी वर्किंग 1 में, चल फर्नीचर वर्किंग 1 में, कैटरिंग बोली मिन्नू भी ले जाओ, मैगजीन, फार्मा तुसी भी आ जाओ, सबको वर्किंग 1 में ले जाएं। ये मैंने कलर किए हुए जिनको, इनको मैंने कलर नहीं किया हुआ, सारी कलर किए को वर्किंग 1 में ले जाएंगे। फिर अगला सवाल होगा कि इन देखना हाथ, इन रिपोर्टेबल में से कौन सा, सॉरी मादरत मेरे मुझे, इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से कौन सा रिपोर्टेबल है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फिर इन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से रिपोर्टेबल वाले आइडेंटिफाई करेंगे। ये वाले ऊपर वाले 2 तो सिरे से ऑपरेटिंग ही नहीं है ना, ये ऑपरेटिंग है, इन ऑपरेटिंग में से फिर अगले आइडेंटिफाई करना है। और यार ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ये स्टैंडर्ड में दिया होगा, और वैसे भी क्या पढ़ना है इसका क्या बताइए। सेपरेट इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिपोर्टेड फॉर एन ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट मीट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। हेडिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग, नहीं आइडेंटिफाइंग ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं, वो तो हमने पीछे आइडेंटिफाई किया। इधर क्या हेडिंग? आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल को सर्कल लगाओ, ये लफ्ज एडिशनल है, उधर था आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इधर आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग। एग्रीगेशन मैंने छुड़वा दी अभी। अच्छा जी, रेवेन्यू इंक्लूडिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। देखो ये वाला जो टेस्ट है ना, पहला टोटल सेल पे होना है, एक्सटर्नल इंटरनल में लाके, इंक्लूडिंग बोथ इंटरनल, इसको याद नहीं करना, छोड़ो। प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब है साइन इग्नोर करके, ऑफ द ग्रेटर ऑफ क्या करते थे हम? कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ ऑल नीचे लिख देते थे, याद आ रहा होगा, कंबाइंड प्रॉफिट सबका लिखते थे और कंबाइंड लॉस सबका लिखते थे, जिन्होंने लॉस दिया है और जिन्होंने प्रॉफिट दिया है। जिन्होंने लॉस नहीं दिया उनका प्रॉफिट जमा कर लेते थे, और जिन्होंने लॉस दिया है उनका लॉस जमा कर लेते थे, और जमा करके फिर क्या पकड़ते थे? ग्रेटर। और एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल। तो मोहतरम ये टेस्ट कितनी चीजों पे लगाना है? सिर्फ यहाँ लायबिलिटीज हैं नहीं है, तो फिर बोलो रेवेन्यू, तो रेवेन्यू टोटल लेना है। देखो मैंने हाईलाइट क्या किया है, यहां से आपको अंदाजा हो रहा है रेवेन्यू टोटल लेना है। टेस्ट 1 में रेवेन्यू टोटल लेना है, प्रॉफिट और लॉस लेना है विच एवर इज ग्रेटर, और एसेट्स, ये 3 चीजें लेनी है, पकड़ ली। और इन द एंड एटलीस्ट 70% ऑफ, एटलीस्ट 70
5% of external sale must be included in reportable segment. Thus, operating segments that fall below the quantitative threshold may need to be identified. देखो, thus operating segment that fall below these three limits may need to be identified. दोबारा इंग्लिश पढ़ना. The operating segment that fall below thresholds. इधर देखो. The operating segments 1, 2, 3 that fall below the threshold of 10%. Threshold से हमारा 10% लिख लो. That fall below the quantitative threshold. Quantitative threshold के ऊपर लिख लो 10%. That fall below the 10% may need to be identified as reportable. किस वजह से? ताकि वो 75% टेस्ट वाला पास हो जाए. चक्कर. अच्छा जी. इन द एंड इसने क्या लिखा है? कहते हैं स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है 10 से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं आपके होने चाहिए. स्टैंडर्ड सजेस्ट 10 एज प्रैक्टिकल लिमिट रिपोर्टेबल सेगमेंट 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. वैसे 10 से ज्यादा हो भी नहीं सकते. 10% जब आप लेते हैं तो 10 से ज्यादा कैसे बढ़ने हैं? ये एक कोई आइडियल सिनेरियो ही हो सकता है कि एग्जैक्ट 10% सबके आ रहे हो तो फिर 10 रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएंगे. इससे ज्यादा वैसे भी नहीं हो सकते. तो स्टैंडर्ड का मशवरा है ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कितने हो सकते हैं आपके? 10. उनको सेपरेटली डिस्क्लोज कर दो. और अगर 10 से ज्यादा बन गए, वैसे तो मेरे ख्याल से बनने का चांस नहीं होगा, अगर बन गए तो कहते हैं इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल्ड हो जाएगी, फिर तो बहुत ज्यादा यूजर ही परेशान हो जाएंगे. तो मैक्सिमम कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बना सकते हैं? एमसीक्यू आ गया. मैक्सिमम कितने रिपोर्टेबल बन सकते हैं? सॉरी, मैक्सिमम रिपोर्टेबल कितने बन सकते हैं? लिख लो. इतने बने तो नहीं करेंगे आपके इंशाल्लाह, लेकिन मैक्सिमम रिपोर्टेबल कितने बन सकते हैं? लिख लो. आगे एमसीक्यू के एतबार से कोई सवाल आ गया तो 10 बन सकते हैं. 10 से ज्यादा नहीं बन सकते. ओके जी. चलो छोड़ो, फिर बाद में करना. पॉसिबल नहीं है. अच्छा, अगली बात जी. Now we are going to start a very important discussion, and that is we are going to prepare note. हम नोट बनाने लगे हैं, या जिसको आप डिस्क्लोजर्स कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो बनाने लगे हैं. अच्छा, अगली बात यार सुनो. कल ना नोट बनाने के लिए मुझे पूरा वाइट बोर्ड चाहिए होगा. नोट तो नोट है ना, फिर का नोट बनाने के लिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक वाइट बोर्ड चाहिए होगा. क्लियर? तो मैं अभी एक काम करने लगा हूँ. मैं वीडियो पॉज कराने लगा हूँ, और वीडियो पॉज करा के मैं वर्किंग वन यहाँ से पकड़ के ऊपर शिफ्ट करने लगा हूँ. और सर आसिफ को रिक्वेस्ट कर देंगे कि ऑडिट की क्लास में कुछ ना लिखें, ताकि कल जब हम सुबह क्लास में आएँ तो टेक्स्ट की तो अपनी है मेरी, उसमें तो मैं उधर ही कर लूँगा. तो FR2 की क्लास में ये लिखा रहे सारा. अच्छा, तो अभी मैं वर्किंग वन को पकड़ा हूँ. पकड़ के इसको नहीं भाई सारे टीचर लिखेंगे, कल हम दोबारा लिख लेंगे, कोई मसला नहीं. वर्किंग वन को इधर मैं पकड़ के कहाँ शिफ्ट करने लगा हूँ? यहाँ शिफ्ट करने लगा हूँ. तो भाई वीडियो आप पॉज कर दो ताकि मैं वर्किंग वन को यहाँ शिफ्ट कर लूँ. हाँ, पॉज कर दो, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी. अच्छा जी, ये मैंने वर्किंग वन को कंट्रोल C किया था, 1 सेकंड में मैंने यहाँ कंट्रोल V कर दिया, और हम वीडियो आगे चला रहे हैं. अब तो वर्किंग वन ही मैंने ऊपर लिख दी है बस, ताकि मेरे पास ज़रा ना जगह बन जाए. अब मैं क्या बनाने लगा हूँ जी? नोट बनाने लगा हूँ, डिस्क्लोजर बनाने लगा हूँ. मुझे इधर किसी को याद है रिपोर्टेबल कौन कौन से थे? ज़बानी याद है या मैं टिक कर दूँ? चलो मैं टिक कर देता हूँ. रिपोर्टेबल कौन कौन से थे? केमिकल था, सोडा था, और फार्मा. ये 3 रिपोर्टेबल है. अच्छा, अब मोहतरम मैंने डिस्क्लोजर बनाने हैं. यानी यार ये रिपोर्टेबल हैं तो इनका क्या रिपोर्ट करना है? ये रिपोर्टेबल हैं तो इनका क्या रिपोर्ट करना है? आपको रिपोर्ट आती है तो आप कहते हो रिपोर्ट डिलीवरेबल है, तो डिलीवर में इसका क्या डिलीवर करना है मैंने? तो रिपोर्टेबल का क्या मतलब है? रिपोर्ट कर दो. तो क्या रिपोर्ट करो, ये सवाल है हमारा. क्लियर? उधर ही रखो अभी. अच्छा जी, अब यार हमारा डिस्क्लोजर बनने लगा है, या हमारा नोट बनने लगा है. उस नोट को हम शुरू करते हैं. नोट का नंबर जो मर्जी रख लो. नोट का नाम मैं आपको बता देता हूं. नोट का नाम क्या रखना है? नोट का नाम रख लो यार सेगमेंट एनालिसिस. क्या नाम रख लो? सेगमेंट एनालिसिस. चलिए, मे बी नोट नंबर 30
असल में ना ये नोट ना P&L से लिंक होता है ना बैलेंस शीट से लिंक होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं एंड पे जाके ये नोट पड़ा होता है, जैसे हमने उधर भी देखा था कल। तो नोट नंबर 30 जी, नोट का नाम बताओ जी, सेगमेंट एनालिसिस। सेगमेंट एनालिसिस, अच्छा इसमें ना नोट नंबर 30.1 वो मैं आज बना देता हूं, नोट नंबर 30.2 कल बना लेंगे। यार अबू बकर ब्लैक मार्कर का कह सकते हो आप, उनको कह सकते हो। अच्छा चलो जी, हमारे आप रिपोर्टेबल वाले सेगमेंट बता दो कौन कौन से हैं। पहले पहले ना अब रिपोर्टेबल वाले बताने हैं, पहले रिपोर्टेबल वाले बताने हैं। कौन कौन से बोलो? केमिकल, सोडा ऐश, आगे बोलो। फार्मा, यही तो गलती करनी थी तूने, फार्मा। अब आर यू फीलिंग के केमिकल, सोडा, फार्मा, अब ये पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इनमें से अगर मैं पूरी लाइन लगाऊं ऐसे गोल करके, इनमें से ये रिपोर्टेबल में आ गया, ये रिपोर्टेबल में आ गया और ये रिपोर्टेबल में आ गया, ये तीन रिपोर्टेबल में आ गए। लेकिन यार एक काम और करना है, एक लाइन आपने और बनानी है, ऑल अदर सेगमेंट्स। बोलो ऑल अदर सेगमेंट्स। उनके नाम यहां लिखने जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे बताओ आपको पता है ऑल अदर सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? मुझे बता दो ऑल अदर सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। इनको मैं टिक तो नहीं करूंगा, लेकिन आपके समझने के लिए मैं ग्रीन मार्कर पकड़ के इनके ऊपर ऐसे डॉट सा लगा देता हूं, एक ग्रीन मार्कर से लगा कर नजर आ जाए। पॉलिएस्टर और पेंट, ये कौन से सेगमेंट हो गए जी? ऑल अदर सेगमेंट। अच्छा अब इधर मोहतरम चीजें डलवाना शुरू करो मुझे। एक्सटर्नल सेल, आगे बोलो। अच्छा इसमें ना एक एक लाइन नीचे छोड़नी पड़ेगी, शायद छोटी सी एक कैलकुलेशन करनी पड़े, तो इसलिए छोटी छोटी मैं लाइन छोड़ के लिख रहा हूं। एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, आगे 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 ना भाई, टोटल सेल आपकी बात अपनी जगह। यहां पे ना मैं एक नई लाइन डालने लगा हूं, यहां पे एक नई लाइन डालने लगा हूं। वो नई लाइन जरा सुन लो, चेहरा ऊपर करके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या डालने लगा नई लाइन? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे चलने दो, प्रॉफिट, बोलो बोलो बोलो, एसेट्स, और एक और नई लाइन डालने लगा हूं, लायबिलिटीज। कौन सी नई लाइन डालने लगा हूं? लायबिलिटीज। अच्छा ले आओ ब्लैक मार्कर। अब जरा मेरी बात और से सुनना। किस बेस पे डिसाइड करना है कि, यार ये मेरी बातें सुनना, एक दो मिनट, लिखना नहीं है। किस बेस पे डिसाइड करना है कि इन 5 में से कोई 2, 3 या 4 रिपोर्टेबल हैं? वो बेस है 10% टेस्ट। वो क्या बेस है? 10% टेस्ट। वो टेस्ट सिर्फ 3 चीजों पे लगाना है, टोटल सेल, प्रॉफिट्स और, जब टोटल सेल, प्रॉफिट्स और एसेट्स के ऊपर 10% टेस्ट लगा के डिसाइड हो जाए कौन से रिपोर्टेबल हैं, तो रिपोर्टेबल का जो रिपोर्ट करना है वो सिर्फ ये चीजें नहीं करनी। रिपोर्टेबल का रिपोर्ट, खर्चे भी करो यूजर को कि केमिकल के खर्चे कितने हो रहे हैं। रिपोर्टेबल की लायबिलिटीज भी डिस्क्लोज करो यूजर को। तो रिपोर्टेबल जो बन गए, ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, रिपोर्टेबल जो बन गए,
क्या उनका वही रिपोर्ट करना है जो 10% टेस्ट में लिखा था? नहीं 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 नहीं, जो रिपोर्टेबल बन गए उनका 10% टेस्ट वाली चीजें भी लिखनी है। और रिदम में चलते हुए मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां लिख दिया, आप नीचे लिख देना पेपर में यार, कोई मसला नहीं। आप रिदम में चल रहे हो, आप ऐसे लिख दो एक्सटर्नल इंटरनल टोटल प्रॉफिट एसेट्स, एक्सटर्नल इंटरनल टोटल प्रॉफिट एसेट। खर्चे आपको नहीं याद रहे इधर लिख दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई तरतीब नहीं है इसमें, कोई बैलेंस शीट नहीं बन रही, डिस्क्लोजर है सिंपल। इस डिस्क्लोजर, जिस डिस्क्लोजर में मैं बताऊं गुंजाइश है उसमें गुंजाइश होगी, तो इसलिए मतलब कि आपको खुद अपनी तरफ से नहीं, अगले कल को किसी और डिस्क्लोजर में गुंजाइश निकाल रहे हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप कहीं किसी और लाइन में डाल दो, बस डिस्क्लोज करना है। लेकिन जरा ना रिदम अच्छा चल रहा था, सेल आए, फिर खर्चे आए, फिर प्रॉफिट्स आए, फिर एसेट्स आए, फिर लायबिलिटी आए, सिर्फ इस वजह से जरा खर्चे यहाँ लिख दिया। अच्छा, वी आर वेरी लकी नाउ। इधर देखो, ये देखना, ये और प्रॉफिट्स और एसेट्स, ये फिगर्स यहीं से मिल जाएंगी। जब मुझे चाहिए होंगे ना खर्चे और लायबिलिटीज, फिर मुझे बताना, मैं चल के सवाल की तरफ जाऊंगा। तो अभी मेरे ख्याल से चले बगैर वाला काम कर लेते हैं ताकि मुझे चल के सवाल की तरफ ना जाना पड़े। यार ये जो वर्किंग है ना, ये हमने की थी या यूजर को शो की थी? अब मैं इस वर्किंग वाली चीजें अगर इधर उतारूं ना, तो खुदा के लिए मुझे ये ना कहिएगा सर आप तो डुप्लीकेशन करवा रहे हैं हमें पेपर में। ये यूजर को बतानी है, ये चीजें यूजर को बतानी है। ये चीजें, ये हमारी इंटरनल वर्किंग थी, और ये वर्किंग जैसे डेप्रिसिएशन होती है, हम डेप्रिसिएशन ओपनिंग पे, एडिशंस पे, डिस्पोजल पे लग निकालते हैं, टोटल आता है, और डेप्रिसिएशन के नोट में खाली डेप्रिसिएशन लेके जाते हैं टोटल। तो कोई चीज यूजर को दिखाने वाली होती है, कोई अपने लिए होती है। तो ये किसके लिए थी? अपने लिए बनाई थी, और ये अब यूजर्स को डिस्क्लोज करनी है मैंने। तो यार केमिकल की एक्सटर्नल सेल ढूंढो, 17, सोडा की 2, अब गलती में बच्चे ये उठा लेते हैं पता नहीं क्यों, 227, 252। आप मुझे जरा गाइड करो, मैंने ये लाइन क्यों छोड़ी हुई है, थोड़ा सा हेल्प करो, ये लाइन क्यों छोड़ी हुई है? यार इन दोनों को जमा करने के लिए, 227 और 247 को जमा करने के लिए, 227 और 247 को जमा करने के लिए मैंने ये वाली लाइन जरा छोड़ दी थी। ऑल अदर सेगमेंट्स 474। अगर आपने लाइन नहीं छोड़नी ना पेपर में, तो देखो इधर, ये देखो 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 देखो, लाइन नहीं छोड़नी, तो ये वाली फिगर यहां ब्रैकेट में निकाल लो, क्लियर? लेकिन इनमें टोटल का कॉलम आना है अभी, एक टोटल का कॉलम उसी तरह आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब फीलिंग क्या आ रही है आपको? फीलिंग जो आपको आ रही है ना, वो मैं बताता हूं, वो यहां से समझ नहीं आनी अच्छी, वो आपको समझ आनी है अच्छी इसके सॉल्यूशन से, सवाल के। पेन इधर पड़ा हुआ है, ओहो, इधर से भी अच्छी फीलिंग नहीं आनी वैसे, क्योंकि ये एक सफ़े पे नहीं है। चलो खैर है, अभी आप लोगों को कुछ खोलने की जरूरत नहीं। पेज 445 पे ना इसका सोल्यूशन है। ये केमिकल को मैं एज इट इज ले जाऊंगा, सोडा ऐश को एज इट इज ले जाऊंगा, और फार्मा को एज इट इज ले जाऊंगा। इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। क्लियर हो गया? तो अगर मैं लाइन खींचने की कोशिश करूं, लाइन खींचने में मैं नाकाम होऊंगा। ये मैंने केमिकल को अगले सफ़े पे डाल दिया एज इट इज, काश से हल्की सी लाइन समझ आ जाए। ये पहला दूसरा वाला कौन सा था? सोडा। ये मैंने सॉल्यूशन में सोडा ऐश को एज इट इज ले आया हूं, और तीसरा कौन सा था? फार्मा। तो ये मैं फार्मा को ले आऊंगा, ये मैं फार्मा को ले आऊंगा, और उसके बाद ये फार्मा को ले आया, उसके बाद जो बचा पॉलिएस्टर और पेंट, इसको ब्लू मार्कर से मैं कर लेता हूं। इनको इकट्ठा करके पॉलिएस्टर और पेंट को किस नाम से ले आऊंगा? अदर्स। लेकिन अदर्स की जगह जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लफ्ज़ लिखे ना, वो ज्यादा अच्छा है। अदर्स को अगली दफा किताब में भी बदल देंगे। अच्छा ठीक है जी, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और अगर इधर से आप समझना चाहें तो केमिकल का डाटा इधर ले आए, सोडा ऐश का डाटा इधर ले आए, फार्मा को थोड़ा सा कहें यार अब इधर आ, तो तुझे प्रोटोकॉल देना है। हटो 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 हटो, पॉलिएस्टर पेंट क्या हो गया, क्या हो गया? पॉलिएस्टर हट, पेंट हट, कौन आ रहा है? फार्मा, फार्मा आ रहे, हमें भी तो ले जाओ। अरे तुम दोनों इकट्ठे बैठ जाओ। क्या मतलब इकट्ठे बैठ जाए? फोल्डिंग खोल खोल के ना सेट होकर बैठ जाओ दोनों इकट्ठे। ठीक है जी, तो प्रोटोकॉल दे दें फार्मा को, इनके सोडा केमिकल और सोडा ऐश के साथ लाके इनको सितारा लगाएं।
अब बोलो जो एक्सटर्नल इंटरनल सेल, यार देखते रहो मैं कर रहा हूँ। इंटरनल सेल केमिकल की 38, देखते रहो फिगर्स कहाँ से आ रही हैं। 38 सोडा, ये देखो ना इसका मतलब क्या होता है, सादा सी बात देखो, या मैं उंगली रखूं इसका मतलब क्या होता है, सोडा की इंटरनल सेल, कोई सी मुश्किल बात ही नहीं। सोडा की इंटरनल सेल बोलो, सोडा की इंटरनल जीरो। इस उंगली का क्या मतलब है, फार्मा की इंटरनल सेल क्या आ गया, जीरो। बोलो बोलो, ऑल अदर सेगमेंट्स की इंटरनल सेल, किसकी, ऑल अदर सेगमेंट्स की, ऑल अदर सेगमेंट्स की इंटरनल सेल। फॉर प्रेजेंटेशन में शो करूं, जीरो। अच्छा एक बात और सुन लेना, ये पेपर में ऐसा करना है, यूजर को हम ये ब्रैकेटें ब्रुकटें लगा के नहीं करते होते, फिर तो ये भी यूजर को ये भी डिस्क्लोज ही कर रहे हैं एक तरह का, यूजर को नहीं ब्रैकेटें लगा के शो करते, यूजर को तो बस 474 नजर आएगी चीज, हम तो पेपर में समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। छोड़ें यार, मेरे ख्याल से ना इधर का टोटल पहले कर लेते हैं, इधर सवाल की तरफ जाने की जरूरत नहीं, क्या मशवरा है, सवाल की तरफ दोबारा चले जाएं या टोटल कर लें, सवाल की तरफ जाने की जरूरत नहीं, इधर से ही टोटल कर लेते हैं। कितना, 179 नहीं ये मैं कर लेता हूँ टोटल, ये थोड़े मुश्किल है, ये मैं कर लेता हूँ। 252 प्लस 0 252, ये 474, ये टोटल्स हो गए इनके, ठीक है। और अब ये वाला टोटल सबका एंड पे ही कर लेंगे, इसको छोड़ें। आगे जी, खर्चे, यार खर्चों के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वर्किंग वन में या क्वेश्चन में, आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, वर्किंग वन में या क्वेश्चन में। और लाइबिलिटीज के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वो मेरा अभी जाने का मूड नहीं है क्वेश्चन में। फिलहाल जरा मैं थोड़े से मार्क्स गेन कर लूँ पेपर में लगे हाथों, ये सफ़ा खुला हुआ बजाय के क्वेश्चन पेपर में ढूंढूं, मैं इधर से मार्क्स गेन कर लूँ। प्रॉफिट, इसका क्या मतलब है, यहाँ उंगली रख रहा हूँ, क्या मतलब है, केमिकल का प्रॉफिट कितना, 10। इधर बोलो मतलब इसका, सोडा का प्रॉफिट, सोडा का प्रॉफिट कितना, 60। फार्मा का प्रॉफिट, गलत फिगर ना लिखवा देना, फार्मा का प्रॉफिट जी 90। ओके, ऑल अदर सेगमेंट्स का प्रॉफिट, पेपर में ऐसे अपने से बात करनी है, ऑल अदर सेगमेंट्स का प्रॉफिट, तो 35 कितना आ गया, 35 एसेट्स। अब तो समझ आ गई है बात, जल्दी करें। 637 444 132 115 प्लस 127 115 प्लस 127 जी 242। चलो मैं आपको अब 1 मिनट दे रहा हूं, लाइबिलिटीज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पहले लाइबिलिटीज कर लेना सवाल से देख के, ट्राई करो लाइबिलिटीज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब सवाल में जाके देख लो। भाई इनकी सिर्फ डाउनलोडिंग करके रखनी है, भाई इनकी सिर्फ डाउनलोड। चलें जी,
आ जाओ सवाल की तरफ। जी, लाइबिलिटीज केमिकल की अब इतनी आसानी से नहीं मिल रही, सीधी सीधी ढूंढनी पड़ रही है। लाइबिलिटीज केमिकल की 442, सोडा ऐश की 355। 442 और 355 नजर आ रहे हैं नीचे। 355 फार्मा की 98। और इन दोनों को क्लब कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है ना, ये तो रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, इन दोनों को इकट्ठा करना है 94 और 108 को। अच्छा इसकी कितनी थी? 98। चलें जी, 94 प्लस 108 94 प्लस 108 जी 202 202। क्लियर? यस। इधर हो जाओ, हो गया? नहीं, इधर हो जाओ, नजर नहीं आ रहा। डन, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, खर्चे बता दो यार। खर्चे को नेगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं। 63, 57 और 12। 63, 57, 12, बाकी 23 और 16 23 और 16 जी 39। 39। चलें जी, डन। टोटल करा दें। 2694 26 38 2732। खर्चों का टोटल जरा सही देखना। 63 प्लस 57 प्लस 12 प्लस 39, वो बोला 100% सही होगा, रिलाई कर लो उस पर। 100 बच्चों के साथ। अच्छा हाँ, कितना? 171 10। भाई ये वाला चेक कर दो जरा, भाई लाइबिलिटीज वाला मोहतरम, लाइबिलिटीज वाला चेक कर दो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला, बाकी तो वो ठीक है सर। सही है। ठीक है। ले जी, ये नोट है या नोट की थोड़ी सी झलक है? थोड़ी सी झलक है। कल रिकॉन्सिलेशंस बननी है, सर। कल रिकॉन्सिलेशंस बननी है, वो वाइट बोर्ड की साइड पे बन जाएंगी। तो ये नोट की थोड़ी सी झलक है। क्या किया हमने, बोलो। जो ऑपरेटिंग थे उनको भी लिख लिए, जो अदर थे उनको भी लिख लिए। रिपोर्टेबल को रिपोर्ट कर दिया यूजर्स को, रिपोर्टेबल को, और जो रिपोर्टेबल नहीं थे उनको मर्ज करके शो कर दिए। रिपोर्टेबल को रिपोर्ट कर दिया। ये काम हमने कल नहीं किया था। अगर आज की क्लास से निकलते हुए कोई आपसे पूछे, मिसाल के तौर पे आज की क्लास से आप निकलो, आपको उस्मान बुज़ार मिल जाए, क्या पढ़ा रहे हैं राइज वाले, आप कहेंगे आज इन्होंने रिपोर्टेबल को रिपोर्ट करना सिखाया है, और पिछली क्लास में इन्होंने रिपोर्टेबल निकालना सिखाया था कि रिपोर्टेबल कौन से हैं। पिछली क्लास में रिपोर्टेबल निकालना सिखाया था और इस क्लास में रिपोर्टेबल को रिपोर्ट करना सिखाया। चलें आगे। ओके, किधर है IFRS 8? किधर है? और ऊपर गायब तो नहीं हो गया हमारे से? ये पड़ा हुआ है। अच्छा एक और चीज जरा मैं देख लूं, इसको अगर हम यहाँ से पकड़ें और इधर लाना चाहें
इसके पास। अच्छा यार एक चीज़ बताओ, वो कौन सा स्टैंडर्ड का, भी मैंने ना ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोला है, ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? आपके घर में ना 2 वॉल्यूम पड़े हुए हैं, आपके घर में पड़ा हुआ है नहीं, पाँच मेरे ख्याल से शायद किताबें पड़ी हुई हैं, उसमें से C1 C2 वाली किताब तो फारिग करें, जो ए वाली किताब है ना, ए में भी A1 वाली किताब आप खोलें, और A1 वाली किताब खोल के, आज तो घरों में ही बैठे हैं सारे, तो A1 वाली किताब, ओ तरीक है यार, ये तो नेट चलाना पड़ेगा इसके लिए, लोडिंग पे टाइम लगेगा, और चला हुआ नेट ज़बरदस्त। अच्छा तो A1 वाली किताब खोल के उसमें आपको जो है ओरिजिनल स्टैंडर्ड मिलेगा, तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अच्छा चलें छोड़ें, अल्लाह करे ये लोडिंग हो जाए, इसको लोडिंग का टाइम दे देते हैं। हाँ नेट तो चला हुआ है, हो जानी चाहिए। हम मीनवाइल एक और बात कर लें मोहतरम, वो बात ये है जो रिपोर्टेबल बन जाए उसकी कितनी चीजें रिपोर्ट करनी है। अच्छा रिपोर्टेबल बनेगा कैसे? 10% टोटल सेल, 10% प्रॉफिट, 10% एसेट, ये डिसाइड करके, उसके लिए लाइबिलिटीज नहीं चाहिए होंगी। जो रिपोर्टेबल बन जाए उसकी क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी है? एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, खर्चे, प्रॉफिट, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, उनकी डेप्रिसिएशन, खत्म ही नहीं होती है स्टोरी, ये भी सारा रिपोर्ट करना पड़ेगा। जब एक रिपोर्ट, तो हमारे सवाल में डाटा नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम का, डेप्रिसिएशन का, इन सारी चीजों का, तो नहीं डेटर वगैरह नहीं, वो मैं भी लिस्ट आपको दिखाने लगा हूं एक। तो जो चीज रिपोर्टेबल बन जाए, नंबर 1 एक्सटर्नल सेल उसकी, नंबर 2 उसकी इंटरनल सेल, नंबर 3 उसकी टोटल सेल, नंबर 4 उसके ऑपरेटिंग खर्चे, नंबर 5 उसका प्रॉफिट, नंबर 6 उसके एसेट्स, नंबर 7 उसकी लाइबिलिटीज। जो 2x पे सुन रहे होंगे सुनो उनका क्या हाल हो रहा होगा इस वक्त, वो 4x पे पहुंचे होंगे। 7 में लाइबिलिटीज, और इसके बाद जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम, इसके बाद डेप्रिसिएशन, और ना खत्म होने वाली स्टोरी है, 6-7 आइटम और भी हैं। तो जो रिपोर्टेबल बन जाए उसका क्या क्या रिपोर्ट करना है, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। ये नहीं खुल रहा। अच्छा जो रिपोर्टेबल बन जाए उसका क्या क्या रिपोर्ट करना है वो मैं आपको बताने लगा हूं। तो यार हाँ ये एक काम हो सकता है, गुड। ये ना स्टैंडर्ड का एक पैरा है, वो जो हम, आप जरा किताब पे आओ, किताब पे आके अगले सफ़े पे आओ, किताब पे आके अगले सफ़े पे ना एक लिस्ट दी हुई है, ये सारी लंबी सी, दूसरे सफ़े पे 4 to 8 पे लिस्ट दी हुई है, काफी लंबी सी। कितने आइटम्स हैं? पैरा नंबर कौन सा है? 22। तो 22 और 23। यार ये फाइल कहाँ पड़ी होगी? प्रॉपर्टीज, इधर जाके पड़ी होगी, इसको पकड़ के हम दोबारा ले आते हैं। लो जी, लें जी, कौन सा पैरा हजरात ने फरमाया? 23। अच्छा जरा पिछले सफ़े पे आओ, एक और पैरा भी था जिसपे वो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स पता चले थे, कौन से हैं? 8 और 5। ये देखो जरा पैरा 5, पैरा 5 ओरिजिनल स्टैंडर्ड में, एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट एनी गेजेस इन बिजनेस अर्न रेवेन्यू एंड इनकर खर्चे। ये पैरा 5 था। और कौन सा था पैरा? पैरा 8। पैरा 8 तो नहीं था यार, वो जो 10% टेस्ट वाला, 10% टेस्ट वाला 13 है ना, 10% टेस्ट वाला, 10% टेस्ट वाला पैरा 13 है। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, रेवेन्यू पे टेस्ट लगाना है, प्रॉफिट पे टैक्स लगाना है, एसेट पे टैक्स वो लगाना है 10%, पता है वो ये वाला पैरा है। अगला पैरा कौन सा है अब जो मैं बता रहा हूँ? 23। यार ये 23 पैरा है ना, ये है 23 पैरा। अच्छा 23 पैरा के अंदर आपने क्या क्या डिस्क्लोज करना है यूजर्स को, ये मैं कह रहा था एक ना खत्म होने वाली स्टोरी है। क्या क्या आपने यूजर को डिस्क्लोज करना है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर हमने शो किया आज,
रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स शो किया, इंटरेस्ट इनकम हमारे सवाल में डाटा अवेलेबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे सवाल में डाटा अवेलेबल, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमारे सवाल में डाटा अवेलेबल नहीं था। मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, मटेरियल एक्सपेंस है मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अच्छा खासा एक्सपेंस है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इस वजह से मैंने उसको शो कर दिया था, मटेरियल खर्चे, बड़े बड़े खर्चे। इसके बाद आगे चलो, इनकम टैक्स एक्सपेंस शो करने सबका अलग अलग, जी बिल्कुल। मटेरियल नॉन कैश आइटम्स अदर देन डेप्रिसिएशन एंड, यार डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को नॉन कैश क्यों कहते हैं? क्योंकि सैलरीज कैश में पे की जाती हैं, बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कैश में पे की जाती है, डेप्रिसिएशन तो कैश में नहीं पे की जाती, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को नॉन कैश कहते हैं। क्या मतलब है मटेरियल नॉन कैश आइटम्स अदर देन डेप्रिसिएशन? इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस ये भी है, क्या है? नॉन कैश है। स्टैंडर्ड तो खोल के आपको लिखने की इजाजत नहीं है, अभी बुक खुलवा के मैं जरा दिखाता हूं, लेकिन फिलहाल मैं स्टैंडर्ड से आपको चीजें दिखवा रहा हूं। क्लियर? सो दैट इज ऑल, ये चीजें हमने डिस्क्लोज करनी है और लेट्स कम ऑन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से इनको पढ़ना शुरू करते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड से पढ़ लिए, किताब पे आते हैं, किताब पे आ जाएं, किताब पे वापस आ जाएं। जी पेज नंबर 428 डिस्क्लोजर्स। हमने अभी सेगमेंट एनालिसिस की हेडिंग दी थी, ये मैंने अभी नहीं कराया, ये देखो ये ऊपर वाला मैंने अभी नहीं कराया, ये और ये सेगमेंट एनालिसिस। अ मेजर ऑफ प्रॉफिट, क्या डिस्क्लोज करना है हमने? प्रॉफिट, इसके बाद एसेट्स, इसके बाद लाइबिलिटीज, इसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम मैंने थोड़ी तरतीब आगे पीछे की हुई है जो स्टैंडर्ड, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, इसके बाद इंटरेस्ट इनकम, इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जरा नीचे सबर सबर सबर। पॉइंट 8 अदर मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, डेट इज मटेरियल आइटम्स की कुछ मिसालें इसने भी दे दी हैं। राइट डाउन्स, जैसे बैड डेट्स हो सकते हैं, राइट डाउन्स। रिस्ट्रक्चरिंग आप पढ़ोगे IAS 37 में। कोई डिस्पोजल्स है मेजर, आप शो कर सकते हो। कोई कोर्ट केस की सेटलमेंट्स हुई हैं, किसी फार्मा के ऊपर केस हो गया था, पॉलिएस्टर पे केस हो गया था, तो उसके आप कोई भी खर्चे शो कर सकते हो अलग से, कोई मसला नहीं। पॉइंट 9 को मैं छोड़ रहा हूँ। इनकम टैक्स एक्सपेंस और इनकम सीटी सबका अलग अलग करो। हो तेरी खैर, बड़ा स्यापा पड़ जाता है ये तो। सीटी सबका अलग अलग करो और शो करो। पेपर में आपको अगर शो करना हो तो अलग गिवन होगा। और मटेरियल नॉन कैश आइटम्स अदर देन डेप्रिसिएशन, ये कौन सा है जी? मैंने लिखी हुई है बल्कि किताब में मिसाल, इम्पेयरमेंट। यार ये क्या चीज है? एंटिटीज इंटरेस्ट इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ एसोसिएट। मुझे ये बताओ कि आपने किसी बाहर की कंपनी के शेयर खरीद लिए, आपको उसके प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट होगा या कोई इंटरेस्ट नहीं होगा? इंटरेस्ट होगा। और अगर आपने किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदे हो तो आपको उसके प्रॉफिट और लॉस में इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा। अभी पैकेजेस की मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता हूं तो आप प्रॉफिट देख लेते हो, लेकिन आपको कोई खुशी या गम नहीं होता कि आपने कहा मेरी बुला से मेरी कंपनी नहीं है। क्लियर? ये एसोसिएट क्या होता है यार? एंड जॉइंट वेंचर, भाई हमें तो बिल्कुल नहीं पता एसोसिएट जॉइंट वेंचर क्या होता है। एसोसिएट तो हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे जिसके हमने 20 से 50% शेयर्स बाय किए हों। एसोसिएट हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे जिसके हमने 20 से 50% के दरमियान शेयर्स बाय किए हों। जॉइंट वेंचर तो हम CA फाइनल में पढ़ेंगे। इक्विटी मेथड तो हम IAS 28 में पढ़ेंगे। ये लफ्ज़ ही आज पहली दफा पढ़ा है। FIFO मेथड पढ़ा हुआ है, वेटेड एवरेज पढ़ा हुआ है, ये इक्विटी मेथड पता नहीं क्या। ये इक्विटी मेथड हम लिखे IAS 28 में पढ़ेंगे। तो मुझे बता दो, कभी कभी यहां तक हो जाता है कि ओवरऑल कंपनी फार्मा को इजाजत देती है तू किसी के शेयर खरीद ले, ओवरऑल कंपनी केमिकल को इजाजत देती है तू अलग किसी के शेयर खरीद ले। तो अगर किसी ने किसी के शेयर खरीदे हुए हैं तो उनका उनके प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट होगा या लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे? अगर शेयर खरीदे हुए हैं, अगर शेयर खरीदे हुए हैं तो इंटरेस्ट इन प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट्स। एसोसिएट्स कौन होते हैं? इन्वेस्टी, जिनके हमने शेयर खरीदे हो या जिन्होंने हमारे शेयर खरीदे हो, जिनके। और एंटिटी कौन है? इन्वेस्टर। हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है जिन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं।
अगर पीटीसीएल यूफोन के शेयर खरीद ले तो पीटीसीएल कौन है? इन्वेस्ट। पीटीसीएल यूफोन के शेयर खरीदे तो पीटीसीएल कौन है? इन्वेस्टर। और यूफोन कौन है? इन्वेस्टी, जिसके शेयर हमने खरीदे हुए हैं। तो सिमिलरली अगर हम किसी के शेयर खरीद लें तो हम इन्वेस्टर हैं, अगला क्या है? इन्वेस्टी। तो अगर कोई हमारे इन्वेस्टी वगैरह है, एसोसिएट्स वगैरह, जॉइंट वेंचर्स वगैरह, उनके प्रॉफिट में हमारा इंटरेस्ट होगा या लीस्ट बॉदर्ड होंगे? इंटरेस्ट होगा। अगर वो कोई इंटरेस्ट है प्रॉफिट्स में, यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको मिल रहा है, तो वो यूजर को बता दे। नेक्स्ट मोहतरम, एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होता है उसका प्रॉफिट। एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होता है उसका प्रॉफिट। जैसे एक सादा सी बात करूं, आपको एक बड़ी जबरदस्त सी मिसाल दूं, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में क्या फर्क है? आपने नहीं, बिल्कुल आसान सी मिसाल, सादा सिंपल लाइफ की एग्जांपल। आपने एक रिक्शा खरीदा, रिक्शा आपको मिला 60,000 का, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। साल में आपने रिक्शे से कमाया 10,000 रुपया, ये आपका प्रॉफिट है। तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि मैंने 10 लाख रुपए के यूफोन के शेयर खरीदे, ये इन्वेस्टमेंट है, और उसमें से 10 लाख में से इस साल मुझे लाख रुपया यूफोन ने कमा के दिया, इट इज माय प्रॉफिट। ऊपर जिक्र हो रहा है 9 में प्रॉफिट्स का, और नीचे का जिक्र हो रहा है इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है एसोसिएट में। ऊपर एसोसिएट के प्रॉफिट में आपको कितना हिस्सा है, और नीचे क्या है? लेकिन ये कंसोलिडेशन की सारी बातें हैं। बहरहाल इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है आपने बोले एसोसिएट में, या इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है जॉइंट वेंचर में, जिसे अकाउंट फॉर किस मेथड के तहत कर रहे हो? पता नहीं, को FIFO वेटेड एवरेज जैसा मेथड होगा, इक्विटी मेथड। आगे बढ़े यार, ये बड़ी मजे की चीज है, एडिशन टू नॉन करंट एसेट्स। एडिशन टू, सर ये भी तो एसेट्स हैं मोहतरम, ये तो कैरी डाउन एसेट्स होंगे, ये भी तो एसेट्स हैं, ये तो कैरी डाउन एसेट्स होंगे। ये क्या है? एडिशन टू नॉन करंट एसेट। फार्मा की कितनी नई बिल्डिंग्स खरीदी, पॉलिएस्टर की कितनी नई बिल्डिंग्स खरीदी, ये एसेट्स नहीं होंगे? ये जो एसेट्स है ना, ये जो सफे के टॉप पे एसेट्स आ रहे हैं हमारी बुक में, ये तो कैरी डाउन एसेट्स होंगे। और ये क्या होगा मोहतरम? एडिशंस टू नॉन करंट एसेट्स। एक्सक्लूजन्स छोड़ें, लीव इट, एक्सक्लूजन्स छोड़ें। ये तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सिलेबस में भी नहीं है। बेनिफिट्स एसेट्स राइजिंग अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट शो करने की जरूरत नहीं है नॉन करंट एसेट में। डेफर्ड टैक्स एसेट को तकसीम करने की जरूरत नहीं है। डेफर्ड टैक्स एसेट ओवरऑल बिजनेस का निकलता है, अगर उधर डेफर्ड टैक्स एसेट का इधर भी स्यापा डाल दिया तो मुश्किल हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी IFRS 9 लिख लें, फिर समझ आएंगे। द अमाउंट ऑफ दिस इफ दीज आर इंक्लूडेड इन सेगमेंट एसेट्स। अगर ये सेगमेंट एसेट्स में पड़ी हैं तो यूजर्स को डिस्क्लोज कर दें। अच्छा यार, ये दो नई चीजें आई हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और एडिशन टू नॉन करंट एसेट। ये भी जाके ओरिजिनल स्टैंडर्ड में देख लेते हैं, लगने मिल जाएं। हाँ, ओरिजिनल स्टैंडर्ड में पैरा 24 में अवेलेबल है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड अमाउंट ऑफ एडिशंस टू नॉन करंट एसेट्स। अदर देन वाली बातें भी यहाँ लिखी हुई हैं। हाँ यार, मुझे ना अभी जहन में आया, आपके जहन में ना कन्फ्यूजन आ सकती है। क्या कन्फ्यूजन आ सकती है? सर जो दुनिया का स्टैंडर्ड है ना, वो शुरू हो रहा है कहाँ से? वो शुरू हो रहा है रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, इंटरनल कस्टमर, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस से। सर वो यहाँ से शुरू हो रहा है दुनिया बनाने वालों का स्टैंडर्ड। दुनिया का स्टैंडर्ड देखें सर, पैरा 23 खोलें, दुनिया वालों का स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, एक्सटर्नल कस्टमर, इंटरनल, इंटरेस्ट, रेवेन्यू। और ये सर दुनिया के स्टैंडर्ड में तो लिखा ही नहीं हुआ कि एसेट्स भी शो करें, लाइबिलिटीज भी शो करें, और देखो प्रॉफिट्स भी शो करें। सर जी आपने कहाँ अपने से बना लिया कि एसेट भी शो करने होते हैं, प्रॉफिट भी शो करने होते हैं, लाइबिलिटीज भी शो करनी होती हैं? तो मोहतरम स्टैंडर्ड अपने घर में ढूंढ के हाईलाइट कर लें, प्रॉफिट भी शो करने होते हैं, एसेट्स भी शो करने होते हैं, लाइबिलिटीज भी शो करनी होती हैं। ये तो ऊपर ही इसने लाइन में लिख दिया, फिर नीचे ज़्यादा डिटेल चीज़ों की दे दी। आप मुझे बता दो, अब अपने घर में सिर्फ ये चीज़ें हाईलाइट करनी है जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, ठीक है? आप मुझे बता दो क्या क्या चीज़ें हैं, याद नहीं करके जाना पेपर में, स्टैंडर्ड साथ खोल लेने हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने यूजर्स को डिस्क्लोज करनी है? प्रॉफिट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज। कोई एक जहन में रखो ना, मिसाल के तौर पे केमिकल डिपार्टमेंट है, केमिकल डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बताने, केमिकल डिपार्टमेंट के एसेट्स बताने हैं, केमिकल डिपार्टमेंट की लाइबिलिटीज बतानी है। इसमें आपके जहनों में कुछ सवाल हो रहे होंगे, कौन सी एसेट्स कौन सी लाइबिलिटीज, ये इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूंगा। एक्सटर्नल
सेल बतानी है केमिकल की, इंटरनल सेल बतानी है केमिकल की। अगर केमिकल ने कोई पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस पर इसको इंटरेस्ट मिला वो बताना है। अगर केमिकल के लिए कोई लोन लिया उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया वो बताना है। केमिकल के एसेट्स की डेप्रिसिएशन बतानी है और केमिकल के मटेरियल्स इनकम्स एंड एक्सपेंसेस बताने हैं। और ये छोड़ें, केमिकल का इनकम टैक्स एक्सपेंस वगैरह बताना है, केमिकल के मटेरियल नॉन कैश आइटम्स बताने हैं जैसे इंपेयरमेंट लॉस वगैरह, और केमिकल की इन्वेस्टमेंट्स बतानी है और कंपनीज में कितनी हुई हुई हैं, और केमिकल ने कितने नए एसेट्स खरीदे। जरा नजर मारें, सिटी को तो तोड़ के आपको दे देगा सारे डिपार्टमेंट्स में। यार ये किस पेज पे था, कोई नोट का नंबर याद है? ये जो पैकेजेस में था, ये देखो यार, ये देखो, नजर तो आपको नहीं आ रहा होगा। टोटल रेवेन्यू भी इन्होंने बताया हुआ है, इंटर सेगमेंट भी डिस्क्लोज किया हुआ है, एक्सटर्नल भी इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने एक्सटर्नल एंड पे लिखा है, टोटल ऊपर लिखा है, हम और तरह करते हैं। इन्होंने इंटरेस्ट इनकम भी बताई हुई है, शायद है ही नहीं, इन्होंने कोई पैसे कहीं रखे नहीं हुए। इन्होंने इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है, सेगमेंट्स के प्रॉफिट्स भी बताए हुए हैं, सेगमेंट का टैक्स भी बताया हुआ है, और सेगमेंट के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बताया हुआ है, और सेगमेंट के एसेट्स भी बताए हुए हैं, और सेगमेंट्स की लायबिलिटीज भी बताई हुई हैं। वो सारी चीजें इन्होंने डिस्क्लोज की हुई हैं। तो ये कम से कम चीजें हैं जो आपने यूजर्स को क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ओके, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो मुझे बताओ आज हम क्यों नहीं ऐसा कर सके? हमारा भी तो दिल चाह रहा था कि पैरा नंबर कौन सी है? ये दो पैरा नंबर है 23 और 24। तो हमारा भी तो दिल चाह रहा था कि पैरा नंबर 23 और पैरा नंबर 24 के सारे डिस्क्लोजर बना के दिखाते यूजर्स को, लेकिन हमारे सवाल में सिर्फ ये डाटा अवेलेबल था। इधर थोड़ी सी और चीजें ऐड करवा दूं अगर आपको कोई याद रह गई हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे सवाल में अवेलेबल नहीं था, इंटरेस्ट इनकम हमारे सवाल में अवेलेबल नहीं थी, डेप्रिसिएशन हमारे सवाल में अवेलेबल नहीं थी। बोलते रहो आगे। नहीं देखे बगैर बताओ कोई नॉन कैश आइटम्स इसके अलावा, जैसे इंपेयरमेंट लॉस वगैरह नहीं था, एसोसिएट्स की इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं थी, नॉन करंट एसेट्स की एडिशंस वगैरह सवाल के अंदर नहीं दी हुई थी। अगर दी होती तो लायबिलिटीज को जैसे उठाया है उनको भी वैसे उठा लेते, अगर दी होती तो ऑपरेटिंग खर्चों को जैसे उठाया हुआ है उसको भी उठा लेते। अब वो बनाने को 15 नंबर का सवाल बना दे, उसी चीजों को उठाना ही है। जैसे ये दोनों ही चीजें उठानी आपने सवाल से सीख ली, इसी तरह कल कलाकों कोई और चीजें आगे तो उठा के लिख लेंगे यहाँ पे। ओके चलें जी, ओवर करते हैं यार, काफी हो गई हैं चीजें। अब किताब में वापस आ जाए। हाँ किताब तो काफी ऊपर पड़ी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हाँ जी किताब में आ जाओ यार। ये ना एक दो लाइनें पढ़ के फिर क्लोज करते हैं। पेज 428 का टॉप IFRS 8 की डिस्कशन क्लोज करते हैं। पेज 428 नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। बोलो कुछ भी नहीं, मैंने क्या बताना है आपको नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। आप मुझे बताओ नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। केमिकल, सोडा और फार्मा का नाम बताओ। अच्छा एक मिनट, इन पांचों का नाम बताओ। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, एक्सेलेंट, शुक्र है सुबह से जो हम कर रहे हैं फायदा हो गया। इन पांचों का नाम। केमिकल, सोडा और फार्मा का नाम रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट, और पॉलिएस्टर और पेंट का नाम नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। नॉन रिपोर्टेबल के लिए अलग कॉलम डालना है, उस कॉलम का नाम है ऑल अदर सेगमेंट्स। अब ये स्टैंडर्ड का पैरा नंबर 13 है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स दैट डू नॉट मीट एनी ऑफ द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स may be reported separately if management believes that information would be useful to users। पहले तो इस बात का मुझे मतलब बता दो। अगर मैनेजमेंट समझे कि पॉलिएस्टर जरूरी है तो फिर पीछे पेंट ही रह जाना एक कॉलम हो। चलो अगर मैनेजमेंट समझे कि पॉलिएस्टर का इंफॉर्मेशन बताना फिर भी जरूरी है तो ठीक है, पॉलिएस्टर आप जो है फिर डाल दें कॉलम। इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड थोड़ा लीवरेज दे रहा है, थोड़ी रिलैक्सेशन दे रहा है, ज्यादा टाइट रूल्स नहीं लगा रहा। टाइट रूल क्या होते? बस करना है। तुम्हारे कितने रिपोर्टेबल हैं? जी हमारे 3 रिपोर्टेबल हैं, बस 3 को शो कर दो। नहीं स्टैंडर्ड ये नहीं कह रहा। हमने स्टैंडर्ड को जाके कहा स्टैंडर्ड ये मेरा नॉन रिपोर्टेबल है,
स्टैंडर्ड का कोई मसला नहीं यार, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है इसको शो करना तो शो कर दो, कोई मसला नहीं, तुम्हारी मर्जी है यार, हम मना नहीं कर रहे। तुम्हारा दिल चाह रहा है ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने को, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने में स्टैंडर्ड मेरा नहीं काल मसला करता है, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है दे लो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एमसीक्यू के एतबार से। अगर एक चीज नॉन रिपोर्टेबल है और मैनेजमेंट चाहती है मैं उसे रिपोर्ट करूं तो इजाजत है। अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट थ्रेशोल्ड्स मे बी रिपोर्टेड। थ्रेशोल्ड्स कौन से होते हैं? थ्रेशोल्ड छोड़ें, वो जो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 हमने लगाए हैं 75% और वो वाले। लेकिन अगर मैनेजमेंट सोचती है कि मैंने उनको नहीं शो करना अलग, जैसे हमारे सवाल में, फिर क्या करें? नॉन रिपोर्टेबल आर रिक्वायर्ड टू बी कंबाइंड। नॉन रिपोर्टेबल आर, देखो, नॉन रिपोर्टेबल आर रिक्वायर्ड टू बी कंबाइंड। Non-reportable are required to be combined by IFRS 8 to be combined and disclosed in all other segments category and will be disclosed as इसलिए all other segments, पेपर में अदर लफ्ज, बुक में अदर लिखा हुआ था, मैंने अच्छा लफ्ज लिखवा दिया स्टैंडर्ड्स उठा के, and we reported all other operating segments separate from other reconciling items in reconciliation। reconciliation तो पढ़ी नहीं, इसलिए इतनी सी लाइन आपको समझ नहीं आएगी। आखिरी लाइन समझ आ रही है? source of revenue क्या मतलब? एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन दी ऑल अदर सेगमेंट्स कैटेगरी। ऑल अदर सेगमेंट की जो है वो किसको सेल कर रहे हैं वो नहीं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपने ना कहीं यूजर को नीचे लिख के बता देना कि ऑल अदर सेगमेंट्स इंक्लूड पॉलिएस्टर एंड पेंट, लेकिन ब्रेकअप नहीं देने ये वाले कि ऑल अदर सेगमेंट की सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? मिसाल के तौर पे राइस वाले कहते हैं सीए, एसीसीए, सीमा, ये 3 चीजें हम करा रहे हैं। अब यूजर्स ने कहा ऑल अदर, चलो तुमने इकट्ठे तो कर दिए हैं, ऐसी तरह बताओ ऑल अदर हैं क्या? आपको यार वो एफए की थोड़ी सी क्लासें करवाई थी, एक दफा एफएससी की करवाई थी और कुछ मैट्रिक की करवाई थी, तो ये जरा हमने ऑल अदर में डाल दी है। तो ऑल अदर की सोर्स ऑफ रेवेन्यू को अंडरलाइन करके लिख लो, यानी कहां से कमाया, कहां से कमाया पैसा। नेचर ऑल अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू से मुराद नेचर, यानी कहां से पैसा कमाया इनमें। नहीं मुझे पता है। चलें जी, अब ये जनरल डिस्क्लोजर्स वाली बात रहेगी हमारी, ये इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है यार, IAS 41 निकालो, IAS 41, बल्कि उसमें जो लेक्चर नोट्स वाला है वो निकाल लो। होमवर्क अब कोई भी नहीं है, सिर्फ पास ओवर का क्वेश्चन 1 ही आप। यार ये पेज 850 है, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो यार। बायोलॉजिकल एसेट्स कितने आने चाहिए बैलेंस शीट में, ठीक है? तो इसलिए नीचे आपने सोल्यूशन नहीं देखना, बायोलॉजिकल एसेट्स कितने आने चाहिए। अच्छा जी, ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर, आपको क्या लग रहा है ये ट्री ग्रो कर दिए हैं लकड़ी काटने के लिए, या ये ट्री कट गए हैं और लकड़ी कटी पड़ी है? तो इसका मतलब है ट्रीज अभी लगे हुए हैं या उतरे हुए हैं, ये बता दो। लगे हुए हैं या उतरे हुए हैं? लगे हुए हैं, तो ट्रीज ग्रोन लिखा हुआ है ना, कट तो नहीं चुके हुए, इसलिए जब तक ट्रीज लगे हुए हैं तो जिंदा हैं, तो ये बायोलॉजिकल एसेट है। अच्छा, सवाल पूछ रहे कि बायोलॉजिकल एसेट का टोटल बताओ, इस 44 को लिख दो टोटल करने में। आगे चलें, ट्रीज कल्टीवेटेड, लगाए हैं, कल्टीवेट का मतलब नहीं होता कुल्हाड़ी पकड़ के काटे हैं, ट्रीज लगाए हैं कि उनसे फ्रूट आए और उनकी लकड़ी भी आ जाए, इसलिए लगा दिए हैं। फ्रूट भी आ जाए और उनकी लकड़ी भी आ जाए, ये बियर प्लांट नहीं है, ये कोई ऐसे ट्रीज हैं जो लगते ही लकड़ी के लिए भी हैं और फल के लिए भी हैं, तो इसको बियर प्लांट नहीं कह सकते, क्योंकि बियर प्लांट में तो लकड़ी की मकसूद नहीं होती थी, एंड पे स्क्रैप सेल के तौर पे आती थी। अब पता नहीं ये कौन सा ट्री होगा, हो सकता है कोई ऐसा ट्री होता हो जो थोड़े थोड़े फल दे
और उसको लकड़ी भी इस्तेमाल हो के फायदे की हो। हमने तो बेसिक रूल पे चलना है। तो ये बेयर प्लांट क्यों नहीं है लिखे? क्योंकि ये इसमें लकड़ी भी लगवानी है यार। एनुअल क्रॉप्स आपको क्या लग रहा है, कट गई हैं या लगी हुई हैं यार? कल्टीवेटेड, वो क्या कहते हैं, हार्वेस्टेड तो नहीं लिखा हुआ, तो मैंने तो यही अजम्पशन ली है कि लगी हुई है। तो चलो पेपर में अजम्पशन दे देना, फिर अजम्पशन दे देना अगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी बात लग रही है। वैसे मैंने एक किताब से ये सवाल उठाया हुआ, पता नहीं बाहर की कोई किताब थी, तो ठीक है, आई कैप ज़्यादा वेग चीज़ों को नहीं रखता, लेकिन एनुअल क्रॉप्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर लगी हुई हैं आलू वगैरह, जब तक लगे हुए हैं तब तक बायोलॉजिकल एसेट, और जब कट गए तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो पेपर में तो कोई नोट दे देना, ठीक है। मैंने फिलहाल ये अज्यूम किया है कि लगे हुए हैं, कटे नहीं हुए, तो फिर इनको किस में डाल दें? बायोलॉजिकल। और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ सवालों में हमें ये मसला नहीं आ रहा। एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। बीएरएल प्लांट्स 0 लिख दूं आगे, क्योंकि मैं किसका टोटल करना चाह रहा हूँ, बीए का। 0 नहीं समझ आ रहा तो 52 लिख के काट देता हूँ, जो भी पसंद आए, इसको टोटल में नहीं लेना। आगे चलें जी। फ्रूट्स ग्रोइंग ऑन बीएरएल प्लांट, मैं जरा थोड़ी सी इस पर डिस्कशन चाहूंगा। जब तक आम दरख्त पे लगा हुआ है तो दरख्त बीएरएल प्लांट है, आम बायोलॉजिकल एसेट है क्योंकि वो जिंदा प्लांट में लगा हुआ है, तो आम बायोलॉजिकल एसेट है। आम एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और आम जब गिर गया नीचे जमीन के ऊपर तो फिर इन्वेंट्री है। प्लकिंग के टाइम पे, एट द पॉइंट प्लकिंग नहीं होती बालों की, लोग प्लकिंग करते हैं, प्लकिंग के टाइम पे वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो प्लक होकर नीचे गिर गया, इन्वेंट्री। लेकिन जब तक ग्रो हो रहा है अभी, बायोलॉजिकल एसेट। ओके, डॉग्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस, इस पे IS 16 लगेगा ना यार? इस पे IS 16, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, लिखो नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो बायोलॉजिकल एसेट तो हो गई नहीं। ये माना ये लिविंग एनिमल प्लांट है, लेकिन फिर भी नहीं इधर। शीप का रेवर बायोलॉजिकल एसेट है। आगे चलें। वूल शीयर्ड फ्रॉम शीप, शीयर हो चुकी है शीप से, ये तो बायोलॉजिकल है। ये तो एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट या उसकी डिस्कशन की जरूरत नहीं, शीयरिंग हो चुकी हुई है, तो ऑब्वियसली ये बायोलॉजिकल एसेट नहीं है। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आफ्टर हार्वेस्ट ये इन्वेंटरी है। आओ अगले सफे पे, क्वेश्चन 10। कासिम अली शाह कॉर्पोरेशन ऑपरेट्स मैंगो प्लांटेशन and produces mango juices. Operates mango plantation and produce mango juices. अच्छा जी यार, आप ना अभी ये नहीं पढ़ना आपने, ठीक है? आप बता दें मैंगो ट्रीज। इधर देखें, इधर देखो, बायोलॉजिकल एसेट हैं, PPE हैं या इन्वेंट्री है? मैंगो ट्रीज बोलो जल्दी। बायोलॉजिकल एसेट चपेट मारूं तुम्हें, मैंगो ट्रीज बायोलॉजिकल एसेट है। बायोलॉजिकल एसेट बीयर प्लांट वाले हैं। अगर खाली बायोलॉजिकल एसेट बोलोगे तो वो IS 41 में चले जाएंगे, ठीक है? तो बायोलॉजिकल एसेट तो शायद इसे कह दो, लेकिन इसे बायोलॉजिकल एसेट के एक्सेप्शन में डाला करो। ये बीयर प्लांट है, ये क्या है, बीयर प्लांट है। और इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगना है, IS 16। ओ यार ना कर, IS 16 लगना है। शुक्र है सवाल कराया जा रहा है, मुझे तो परेशानी हो रही है। मैंगो ट्री, वो डायग्राम में दिखाई है इतनी बड़ी बड़ी मैंगो ट्री, और ट्री के ऊपर शाख पे उंगली रखता था, आप फिर बोलते थे ये बियर प्लांट है। जब मैंगो पे उंगली रखता था फिर कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। तो मैंगो ट्री क्या है, बोलो मैंगो ट्री क्या है? IS 16 बियर प्लांट, कई साल तक प्रोड्यूस देंगे। मैंगो फ्रूट्स अवेटिंग राइपनिंग अटैच टू द ट्रीज, अभी राइप हो रहे हैं, पक रहे हैं, तो इनको अभी तक हम ना इन्वेंट्री कह सकते हैं ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि अभी लगे हुए हैं साथ, इसलिए इनको क्या कहेंगे तब तक, बायोलॉजिकल एसेट। मैंगो जब तक लगा हुआ है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट IS 41 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आफ्टर हार्वेस्ट इन्वेंट्री। मैंगो फ्रूट्स हार्वेस्टेड एट ईयर एंड, अच्छा कुछ मैंगोज लगे होंगे, कुछ मैंगो हार्वेस्ट हो चुके हैं, बड़ा बिजनेस है हमारा, कुछ अभी लगे होंगे मैंगोज, कुछ मैंगोज हार्वेस्ट हो गए हैं बट स्टिल लाइंग इन स्टॉक, इस पे क्या लगेगा, IS 2। मैंगो जूसेस इन स्टॉक, ये तो यार IS 2 ही लगेगा। मैंगो जूसेस इन स्टॉक, तो जूस भी बन चुका है इसका,
इसे आप कहते हैं मेरा तो जूस ही निकल गया, लैंड बस हो गई है मेरी। लैंड, लैंड पे क्या लगेगा? IS 16, रोड्स पे, और यार सारी चीजों पे IS 16 लगेगा भाई, IS 16 लगेगा। क्लियर? अच्छा जी, अब आप मुझे बता दो मोहतरम, IS 16 में मैं कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूं? अब बोल देना यार कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूं IS 16 में? कॉस्ट मॉडल। चलो आगे छिक के रखो काम। अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हूं तो मैंगो ट्रीज, मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट करता हूं, मैंगो ट्रीज कॉस्ट मॉडल पे रहेंगे, लैंड भी कॉस्ट मॉडल पे रहेगी, रोड्स भी कॉस्ट मॉडल पे रहेंगी, प्रोडक्शन प्लांट भी कॉस्ट मॉडल पे रहेगा, तो ये सारी चीजें मेरी कॉस्ट मॉडल पे रहेंगी। क्लियर? इसलिए मैं सिग्नल दे रहा हूं मुझे इनकी फेयर वैल्यूज नहीं चाहिए, और पागल है कॉस्ट टू सेल भी पता नहीं क्यों माइनस की हुई है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनकी कैरिंग अमाउंट्स चाहिए, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो मैं बैलेंस शीट में इसमें किसको, किस मैंगो ट्रीज को किस पे लेके जाऊंगा? इसको मैं काट दूं, इसको मैं काट देता हूं, मैं कैरिंग अमाउंट पे लेके जाऊंगा क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हूं, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल। लैंड को भी 3 मिलियन पे, सीमेंटेड रोड्स को भी 9 लाख पे, और 24 लाख पे। इन चारों को मैंने टिक कर लिया, इन चारों को टोटल करूंगा, ये मेरा पीपी का टोटल आ जाएगा, व्हाटएवर द टोटल में भी। बस 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 क्लास खत्म हो रही है, अटेंटिव रहें यार। ये जो दो इन्वेंट्रीज के आइटम्स हैं, जो फ्रूट कटे पड़े हैं और जो जूस बने पड़े हैं, इनको किस पे शो करना है? IS 2 पे। इनको किस पे शो करना है? IS 2 पे। अच्छा मोहतरम, जब इनको मैंने IS 2 में शो करना है तो इनके ऊपर जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं कि इनको कैसे शो करना है। अच्छा, IS 2 में क्या लफ्ज़ यूज होता है यार? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल? किसी को याद आ रहा हो यार? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा अब मजे की बात सुनो, जरा गौर से बात सुना, ये डिस्कशन मजे की है। मैंगो फ्रूट्स की, मैंगो फ्रूट्स है या मैंगो जूस है डब्बों में? मैंगो फ्रूट्स हैं। मैंगो फ्रूट्स हार्वेस्टेड एट ईयर एंड बट स्टिल लाइंग इन, मैंगो फ्रूट्स है, ये मैंगो पड़े हुए हैं, शायद फ्रीजर में रखे हों या जैसे हमने स्टोर किए, मैंगो फ्रूट्स हैं। ये जब मैंगो फ्रूट्स कटे होंगे तो इनकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल 31/12/19 को 1900, और कट के हमने स्टोर कर लिए होंगे स्टोर रूम में तो उस वक्त उनकी NRV है ये। मैंने आपको कहा था कि जिस दिन कटेंगे उस दिन की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल इनकी कॉस्ट बनेगी, और उसके बाद ईयर एंड पे अगर पड़े रह गए तो NRV से कंपेयर करेंगे। अब ये कॉस्ट है, ये NRV है, दोनों में से लोअर तो बराबर है दोनों, इसलिए बताएं इन्वेंट्री में ये कितने पे जाएगा? 1900 पे। क्लियर? अच्छा अब बात कर लेते हैं मैंगो जूसेस इन स्टॉक। मैंगो जूसेस इन स्टॉक, ये जो मैंगो जूसेस है ना, मैंगो जूसेस पे तो IS 41 भूल ही जाओ। मैंगो जूसेस पे इसलिए IS 41 भूल जाओ कि जो मैंगो है ना, मैंगो, ये देखना मैंगो, जो मैंगो है ना मैंगो, उस पे पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे IS 41 लगता है, उसके बाद IS 2 लगता है। इसलिए मैंने ये दोनों डिस्कशन की थी 1900 की। लेकिन जो डब्बा है, डब्बा मैंगो जूस इन स्टॉक, उसकी बात करो, मैंगो जूस के ऊपर तो IS 2 लगेगा ना, मैंगो जूस के ऊपर तो छोड़ो IS 41, तो मैंगो जूस पे जब IS 2 लगेगा तो IS 2 में कोई मॉडल नहीं है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, ये IS 41 का मॉडल है, ये छोड़ो परे, इसमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल आता है। आज एक बात करता हूं, आप भी आए बैठे हो, IS 2 IS 41 में फर्क है। IS 2 कहते हैं NRV पता है क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। IS 41 कहता है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे चीज़ों को रखना है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पता है क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होती है कि अगर फेयर वैल्यू से ऊपर किसी बंदे से मैंने बात कर लिया ना बिकवाने की, तो उसको उस प्राइस पे शो करूंगा। IS 2 ये नहीं होता कि फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, IS 2 कहते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। तो वैसे भी बताओ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल वाला मॉडल किसमें है? IS 41 में। मैंगो जूस खुद क्या है यार, बता दे, मैंगो जूस खुद क्या है? इन्वेंट्री। तो जब मैंगो जूस इन्वेंट्री है तो IS 41 से तो बाहर निकल गई, तो जब इन्वेंट्री है तो फिर इसको इन्वेंट्री को एस्टिमेटेड NRV पे शो कर दें। लेकिन
इसकी कैरिंग अमाउंट ये है, आप बता दो। कैरिंग अमाउंट इन्वेंट्री की ये है यानी कॉस्ट, और एनआरवी ये है। इन दोनों में से लोअर बताओ, बोलो 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 बोलो, इन दोनों में से लोअर बताओ, ये और ये, इनमें से लोअर। कैरिंग अमाउंट का क्या मतलब होता है? फिलहाल किताबों में कितने पे पड़ी हुई है? 1000 की। फिलहाल किताबों में 1000 की पड़ी हुई है, लेकिन दे के कितना जा सकती है? 1200। अब बताओ किस पे शो करें? लोअर के ऊपर। क्लियर? और आखिरी चीज, बस ठीक है, खत्म हो गई सारी चीजें, ओवर। बायोलॉजिकल एसेट्स, हाँ बायोलॉजिकल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स तो ये है ना, हाँ बायोलॉजिकल एसेट तो रह गए हमारे। मैंगो फ्रूट्स लगे हुए हैं, वेटनिंग राइपनिंग, तो जो मैंगो फ्रूट्स लगे हुए हैं ना, लगे हुए वो बायोलॉजिकल एसेट हैं, इसलिए इस बात को भी छोड़ो, इस बात को भी छोड़ो। मैंगो फ्रूट्स जो लगे हुए हैं उनकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, 1500 आ रहा होगा। ये वाला 1500 देख लो नीचे, ये वाला 1500 आ रहा है। क्लियर? तो ये बैलेंस शीट में तीनों चीजें अलग अलग जानी थी। क्लियर? ओवर। अल्लाह हाफिज।